ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 421। वह क्या चाहती है। चेन म्यू ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर ली वान र कांप उठी। उसका शांत भावशून्य चेहरा पीला पड़ गया। वह चेन म्यू को देखती रही, काफी देर तक अवाक रही। उसकी आंखों में खोई हुई और हतप्रभ सी नजर थी। उसे पता नहीं था कि चीजें इस तरह कैसे बदल गईं। उसे नहीं लगता था कि वह वान बाओले को पसंद करती है। वह बस उसे नापसंद नहीं करती थी। गुफा में वान बाओले के साथ हुई घटना एक दुर्घटना थी और उसने उसके बाद खुद को उससे दूर करने का फैसला किया था। हालांकि दीर्घायु की कला की घटना ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया था। इसके बावजूद उसने एक समझदार और उचित दिमाग बनाए रखा। उसने वान बाओले के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया था। उसने खुद को सुन्न कर लिया था और खुद को इस बारे में ज्यादा सोचने से रोक लिया था। अब चेन म्यू ने छिपाव को हटा दिया था और सब कुछ खुले में उजागर कर दिया था। उसने उसे स्पष्टीकरण या बचाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ली वानर का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज में पहली बार नरमी आई। वान बाओले और मेरे बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। मुझे समझाओ। चुप रहो फूहड़। अगर ली वानर ने ऐसा नहीं कहा होता तो ठीक होता, लेकिन उसने कहा। इससे चेन म्यू को खुद पर और भी यकीन हो गया। उसकी आंखों में जहर भर गया और वह सूंघने लगा। अगर तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं है तो तुम अपना अधिकार बनाए रख सकते हो। मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए एक दिन देता हूँ। चेन म्यू ने बोलना समाप्त किया और पलटकर दरवाज़ा खोल दिया। वह जाने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। उसने पलटकर पीली ली वानर को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। एक और बात, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाता जो थोड़ा बेहतर दिखता तो मैं बस यहीं रह जाता। तुमने सुअर जैसे दिखने वाले वान बाओले को क्यों चुना? कुछ लोगों की पसंद ही अलग होती है। चेन म्यू ने अपनी बात पूरी की और फिर अपना सिर हिलाया। उसे अंदर से आराम महसूस हुआ। वह दफ्तर से बाहर निकल गया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, लेकिन ली वान र ने उसे सुना नहीं। वह चुपचाप खड़ी रही। उसका चेहरा मौत के समान पीलापन से ठंडे गुस्से के रंग में बदल गया। उसकी आंखों में खोई हुई नज़र गंभीर निश्चय में बदल गई। अगर ऐसा है तो ऐसा ही हो। ली वान र ने लंबे समय तक चुप रहने के बाद बड़बड़ाया। उसकी आंखों में दृढ़ता और बढ़ गई। वह भी राहत महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक अपने कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो। कोई नहीं जानता था कि उसके और चेन म्यू के बीच क्या विवाद हुआ था। वान बाओले को पता नहीं था कि चेन म्यू अनजाने में उसकी मदद कर रहा है। जब वह दफ्तर पहुंचा तो उसका मूड हमेशा की तरह अच्छा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा नाश्ता करते हुए सामूहिक प्रवास के अगले बैच पर प्रस्ताव को पलट रहा था। तभी ली वान र आ गई। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमेशा की तरह वह ठंडी और दूर दूर की थी, मानो सबको दूर धकेलने की कोशिश कर रही हो। वान बाओले के कार्यालय में प्रवेश करने के बाद ली वान एर ने वान बाओले की मेज पर एक जेड स्लिप फेंकी। सिटी लॉर्ड वान, मुझे मेयर वेन हुआई के सिटी जोन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक शिकायत मिली है। वाइस मेयर लियू दाओबिन अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और मूर्तियां खड़ी कर रहे हैं। इसकी खबर राज्यपाल तक पहुंच गई है। उन्होंने हमें इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। वान बाओले ने भौहें सिकुड़ी। उसने सहज रूप से महसूस किया कि आज ली वान एर के साथ कुछ गड़बड़ है। वह हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन वह हमेशा अपनी दुश्मनी को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी। हालांकि आज कुछ बदल गया था। हालांकि वान बाओले यह नहीं बता सका कि वास्तव में क्या बदलाव था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि आज ली वान एर लगभग वैसी ही थी जैसी ली वान एर थी जो उस समय पहली बार दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में आई थी। शायद वह बिस्तर के गलत तरफ से उठी हो, वान बाओले ने सोचा। उसने जेड स्लिप उठाई और उसकी सामग्री को देखा। दरअसल कुछ लोगों ने लियू दाओबिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राज्यपाल की ओर से भी एक जवाब आया था जिसमें नए शहर के प्रशासन को इस मामले की जांच करने और इसे अपने आप संभालने का निर्देश दिया गया था। उसके जवाब से ऐसा लग रहा था कि इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। राज्यपाल के पास इसके लिए समय नहीं था और इसलिए उन्होंने नए शहर के प्रशासन को इस मामले को संभालने का निर्देश दिया था। एक हद तक ये वास्तव में कोई समस्या भी नहीं थी। वान बाओले ने कुछ देर इसके बारे में सोचा। फिर उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। वान बाओले की बेपरवाह आवाज़ सुनकर ली वानर ने भौहें सिकुड़ी और शांत भाव से कहा, ऐसे में सिटी लॉर्ड को क्या लगता है कि इस मामले को कैसे संभाला जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? वान बाओले ली वानर के जोरदार रुख से तुरंत नाखुश हो गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें ठंडी हो गई थीं। सभी मूर्तियों को तोड़ दो, लियू दाओबिन को पद से हटा दो और उसे हमारे द्वारा उसकी जांच करने के लिए सहमत कर लो, ली वानर ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। क्या यह महीने का वह समय है? वान बाओले ने अपनी भौहें उठाईं और नाक सिकुड़ी। ये सोचना कि वह इतने छोटे मामले को इस तरह से संभाल रही थी।
वह स्पष्ट रूप से उसके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी। यही वजह थी कि उसने कुछ ऐसा व्यंग्यात्मक कहा था। सिटी लॉर्ड वांग, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। मैं आपके साथ एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहा हूँ। ली वानर आज स्पष्ट रूप से अपने होश में नहीं थी। वह क्रोध जो वह बिना किसी कारण या वजह के अपने साथ लेकर चलती थी, वांग बाओले के शब्दों से तुरंत भड़क गया। उसने अचानक और अनुचित तरीके से डेस्क पटक दिया। वांग बाओले भी क्रोधित हो गया। उसने भी उतनी ही ताकत से डेस्क पटक दिया। वह खड़ा हुआ और दहाड़ा, क्या तुम्हें अभी भी पता है कि यह एक गंभीर मामला है? सिर्फ कुछ मूर्तियों की वजह से तुम न केवल उन्हें गिराने का प्रस्ताव कर रही हो, बल्कि लियू दाओबिन को उसके पद से हटाने का भी प्रस्ताव कर रही हो। क्या तुम्हें उसकी योग्यता के बारे में पता नहीं है? क्या तुम उसके योगदान को नहीं देख सकती? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस क्षेत्र का वह प्रभारी है, वहाँ दीर्घायु कला का एक भी अभ्यासी नहीं हुआ है? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस मामले को पागल कुत्ते की तरह काट रही हो। हो सकता है कि वह गलत हो, लेकिन उसने अच्छे काम भी किए हैं। हम सिर्फ मौखिक फटकार लगा सकते हैं। क्या उसे पद से हटाने और जांच करने की ज़रूरत है? इसके अलावा यह नया शहर है, कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश नहीं। कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश में अपने नियम यहाँ लागू न करें। और ये स्पष्ट रूप से याद रखें, इस जगह पर मैं शहर का स्वामी हूँ। वांग बाओले भी क्रोधित था। एक अधीनस्थ के रूप में उसने अपनी मुट्ठी उसकी मेज पर पटकने की हिम्मत की थी। वह बहुत आगे निकल गई थी। अभी तुरंत चले जाओ। वांग बाओले ने ऐसा कहते हुए अपनी हथेली अपनी मेज पर पटक दी। ली वान र की प्रतिक्रिया अजीब थी। उसने उससे लड़ना जारी नहीं रखा। वांग बाओले को घूरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। फिर वह सामूहिक प्रवास के अगले बैच के मामले पर चर्चा करने लगी। उसका स्वर पहले से अधिक शांत था और उसने कुछ सुझाव भी दिए। वे प्रस्ताव को पूर्ण करने में बहुत मददगार थे। वांग बाओले स्तब्ध था। वह रवैये में भारी और अचानक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। आवाज़ का पहले का जोरदार और पूछताछ वाला लहजा, अचानक सम्मानजनक और सहायक रवैया। वांग बाओले ने इस बारे में सोचा, लेकिन कुछ भी नहीं सोच पाया। वह पूरी बात को सहता रहा। ली वानर अपने सुझाव देने के बाद चली गई। फिर वह बैठ गया और अपना सिर खुजलाने लगा। उसकी आंखों में संदेह और शंका थी। इस ली वानर में कुछ गड़बड़ है। वह पागलों की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? क्या वह कोई साजिश रच रही है? वांग बाओले ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। आसमान काला हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, जिससे वांग बाओले का संदेह और भी बढ़ गया। शायद यह महीने का वह समय है। वांग बाओले को यह बहुत संभव लगा। उसने अपनी डेस्क को साफ किया और अपने कार्यालय से बाहर निकल गया। वह अपने निवास पर लौट आया, अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान शुरू कर दिया। वह धार्मिक शस्त्रों के स्वर्गीय आह्वान का प्रशिक्षण और अध्ययन करने जा रहा था। जैसे जैसे वह अपने सीखने में डूबता गया, उसने महसूस किया कि स्वर्गीय आह्वान के बारे में उसकी समझ गहरी होती जा रही है। उसने लिन त्यानहाओ को पहले ही धार्मिक आयुध के साथ साथ आर्टिफैक्ट स्पिरिट के लिए सामग्री तैयार करने का निर्देश दे दिया था। सामग्री और आर्टिफैक्ट स्पिरिट की खोज जारी थी। यही कारण था कि वांग बाओले ने अपने मन को फिर से भटकने के लिए भेजने की योजना बनाई। वह खुद को इस विचार से परिचित करना चाहता था और कुछ आत्माओं को बुलाने की कोशिश भी करना चाहता था। इस तरह के विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले अपने निवास पर लौट आया और तुरंत अपने गुप्त कक्ष में चला गया। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया, जो देर रात तक जारी रहा। जब उसने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने धार्मिक आयुध को पुनः प्राप्त किया। वह धार्मिक आयुध की सहायता पर निर्भर रहने वाला था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बचे आर्टिफैक्ट स्पिरिट के अवशेषों को महसूस करने की कोशिश करने वाला था। ये तब था जब अचानक उसकी आवाज़ संचरण रिंग और उसके निवास के मुख्य द्वार एक साथ बज उठे, एक ऐसी आवृत्ति पर जिससे वह परिचित था। वांग बाओले स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी आवाज़ संचारण रिंग को देखा और ली वानर की आवाज़ बाहर आती सुनी। अपने निवास के सरणी गठन के माध्यम से उन्होंने ली वानर को अपने मुख्य द्वार के बाहर खड़ा देखा, जैसे वह हर दिन अतीत में थी जब वह इलाज के लिए आई थी। लेकिन मैंने उसे पिछली बार बताया था कि आगे के उपचार की कोई ज़रूरत नहीं है। वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। वांग बाओले ने झिझकते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर निकल गए। उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला और ली वानर को अपने दरवाजे पर देखा। उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वह भावहीन होकर अंदर चली गई और सीधे गुप्त कक्ष में चली गई। वांग बाओले दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने दरवाज़ों को देखा, फिर गुप्त कक्ष को। वह खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उसी समय बिना किसी कारण के अचानक उनकी हृदय गति बढ़ गई। उनके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया। वह क्या चाहती है? वांग बाओले एक पल के लिए झिझके। उसने खुद से मुख्य द्वार बंद करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने ऐसा किया। वह गुप्त कक्षों में चला गया और उसके चेहरे पर फिर से एक अजीब भाव दिखाई दिया।
गुप्त कक्ष की रोशनी लीवानर द्वारा बंद कर दी गई थी। एक अजीब माहौल हवा में व्याप्त था, उनकी खामोशी में और अंधेरे में। स्थिति क्या है? क्या हो रहा है? अगर वह खुद को मुझ पर मजबूर करने की कोशिश करती है तो क्या मुझे संघर्ष करना चाहिए? क्या मुझे कम से कम थोड़ा प्रतिरोध करने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? वान बाओले धीरे धीरे गुप्त कक्ष में चले गए क्योंकि उनके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उलझन में थे। उन विचारों को ध्यान में रखते हुए वान बाओले गुप्त कक्ष में चले गए और अजीब तरह से खांसने लगे। उन्होंने नाटक किया कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने अतीत में किया था और लीवानर के इलाज में उनकी मदद की। हालांकि भले ही गुप्त कक्ष की रोशनी बंद कर दी गई थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वह लीवानर का चेहरा और उसके गालों की लाली देख सकता था। उपचार सत्र सामान्य रूप से शुरू हुआ। हालांकि धीरे धीरे लीवानर की सांसें भारी होती गईं, जैसा कि वान बाओले की भी। वह मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पा रहा था। आखिरकार उपचार प्रक्रिया का मतलब था कि उसे लगातार उसे छूना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा बीत गया। पिछले कुछ उपचारों के आधार पर वर्तमान उपचार समाप्त होने वाला था। लीवानर उठकर चली जाती। लीवानर आज उस बारे में भूल गई थी। वान बाओले ने पलकें झपकाईं। ऐसा लग रहा था कि वह उपचार समाप्त करना भी भूल गया था। उनकी सांसें भारी होती गईं। जैसे जैसे वान बाओले के हाथ घूमते रहे, लीवानर इंतजार करती रही। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत समय तक इंतजार किया था। वह अचानक भौहें सिकोड़कर नाराज लग रही थी। गुप्त कक्ष में कदम रखने के बाद से वह पहली बार बोली, वान बाओले, क्या तुम अब भी खुद को मर्द कहते हो? ये सुनते ही वान बाओले तुरंत दुखी हो गया। उसे अपमान महसूस हुआ। उसने ली वान र के नितंब पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उस थप्पड़ ने ली वान र की सांसों को और भी भारी कर दिया। उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह था, जिससे गर्मी की लहरें निकल रही थीं। गर्मी की लहरों के प्रभाव में लीवान र अकेली नहीं थी जिसने हरकत की। वान बाओले ने चिंगारी जलाए। स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ने का एक सत्र शुरू हुआ। प्राचीन हरे कांस्य तलवार के आगमन के साथ आत्मा की शुरुआत का युग शुरू हुआ था। तलवार के भीतर बड़ी मात्रा में प्राचीन ग्रंथ और शिलालेख छिपे हुए थे। इससे पुरानी परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ था। हालांकि लोगों की मानसिकता समय और इतिहास के बीतने से गुजरी थी। वे पुरुषों और महिलाओं के बीच रोमांटिक संबंधों के मामले में अतीत के लोगों की तरह रूढ़िवादी नहीं थे। वान बाओले ने अतीत में जब वह छोटा था तो शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए इस सामग्री के कई वीडियो गुप्त रूप से देखे थे। यही कारण था कि वह पहली बार होने के बावजूद बहुत अजीब और अपरिचित नहीं लग रहा था। दूसरी ओर लीवानर ने स्पष्ट रूप से अपनी अनुभवहीनता दिखाई, लेकिन उसके पास अपनी ताकत भी थी और वह थी बल। वान बाओले लगभग उसकी बल और जुनून की पूरी ताकत को अपने कंधों पर नहीं उठा पा रहा था, लेकिन वह हारना नहीं चाहता था। उसने अपनी साधना और शारीरिक सहनशक्ति की पूरी सीमा को उजागर किया और उसे बनाए रखने में कामयाब रहा। रात बीत गई। अगली सुबह थोड़ा कमजोर वान बाओले ने देखा कि लीवानर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और खुद को तैयार कर लिया। वह थोड़ी असहज लग रही थी। वह खुद से बेहद खुश था। लीवानर, तो क्या मैंने खुद को एक आदमी साबित कर दिया है? खुश होकर वान बाओले खुद को यह सवाल पूछने से रोक नहीं सका। लीवानर खुद को तैयार करने के बीच में रुक गई और अपना सिर वान बाओले की ओर झुका दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर से ठंडा, भावहीन भाव आ गया था। उसने उसे घूर कर देखा और एक भी शब्द नहीं कहा। अपने कपड़े पहनने के बाद वह सूंघी, मुड़ी और चली गई। बस ऐसे ही चले जाओगे? वान बाओले ने अपने पेट को थपथपाया, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। उसे लगा कि वह रातों रात बड़ा हो गया है। उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग चालू की और अपने पिता को वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। बूढ़े वांग, मैं बड़ा हो गया हूँ। वान बाओले ने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन में जोर से चिल्लाया। तुम छोटे बदमाश, क्या तुमने किसी की प्यारी बेटी पर कहर बरपाया है? वान बाओले के पिता तुरंत समझ गए कि वान बाओले क्या कह रहे थे और उन्होंने जल्दी से पूछा। वान बाओले ने इस बात पर हंसी उड़ाई कि उनके पिता उन्हें कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने खुद को स्पष्ट नहीं किया, बस बातचीत को खुशी से समाप्त कर दिया। उन्होंने जगह को साफ किया, अपने घर से निकले और कार्यालय की ओर चल दिए। उन्होंने अपने कार्यालय के रास्ते में एक खुशनुमा धुन गुनगुनाई। उनका उत्साह बहुत ऊंचा था और हर कोई आंखों को विशेष रूप से सुखद लग रहा था। कार्यालय पहुंचने के बाद लीवानर कुछ ही देर बाद प्रकट हुई। इससे पहले कि वह उसका गर्मजोशी से स्वागत कर पाता, उसने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ वेन हुआई के क्षेत्र में मूर्तियों के मामले पर चर्चा शुरू कर दी। उसने एक बार फिर लियू दाओबिन को कठोर दंड देने की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या हो रहा है? वान बाओले का सिर धड़क रहा था। उसने लीवानर से ठीक से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसका रुख दृढ़ था। वह पीछे नहीं हट रही थी।
उसके शब्द जोरदार थे और वान बाओले को गुस्सा दिला रहे थे। ली वानर, क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? यह मामला सुलझ गया है, तुम अब जा सकती हो। ली वानर वान बाओले के गुस्से से बेखबर लग रही थी। जाने से पहले उसने इस तथ्य को दोहराया कि वह अपने विचारों पर अड़ी हुई है। अगर वान बाओले ने मामले को नहीं संभाला तो वह राज्यपाल को अपने विचार बताएगी और राज्यपाल से निर्णय लेने को कहेगी। वह पागल है, वह कल रात से बिल्कुल अलग व्यक्ति है। क्या इस ली वानर की कोई बहन या कुछ और है? वान बाओले को अपने गुस्से में संदेह होने लगा। दिन और रात में ली वानर के व्यवहार में बहुत अंतर था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वान बाओले ने ली शियू को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। उसे पता चला कि ली वानर के अलावा ली शियू की कोई और बहन नहीं थी। वान बाओले समझ ही नहीं पाया कि ली वानर क्या सोच रहा था। वह अपने साथ अपनी घबराहट और संदेह लेकर गया। उस रात जब वान बाओले ध्यान करने वाला था, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने देखा कि सरणी संरचना के माध्यम से ली वानर उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वह दंग रह गया। इसका क्या मतलब है? वह दिन में अपने उस ठंडे रवैये के साथ मुझसे लड़ती है, फिर रात में। वान बाओले गुस्से की कगार पर था। उसने सूंघकर दरवाज़ा खोला। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ली वानर पहले ही टहलते हुए अंदर आ चुकी थी और गुप्त कक्ष की ओर जा रही थी। उसने लाइट बंद कर दी। वान बाओले एक बार फिर चकित रह गया। वह दरवाजे के बाहर हैरान और खोया हुआ खड़ा था। काफी देर बाद उसने दरवाजा बंद किया और गुप्त कक्ष की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने सोचा कि दिन में दूसरे ने कितना परेशान किया होगा। फिर उसने नाक से नाक सूंघी और गुप्त कक्ष में घुस गया। रात बीत गई। इस तरह से दिन बीतते गए। वान बाओले और ली वानर के बीच का रिश्ता और भी अजीब होता गया। प्रशासनिक मामलों पर उनके विचारों में मतभेद के कारण वे दिन में झगड़ते रहे, लेकिन जब रात हुई, ली वानर हर बार समय पर आ जाती। वह बिना कुछ कहे गुप्त कक्ष की ओर चली जाती और लाइट बंद कर देती। वान बाओले ने आखिरकार ली वानर के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। उसने दिन में ली वानर के साथ अपनी कुंठाओं को रात में उस पर निकाल दिया। ली वानर को वान बाओले के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार एक रात वान बाओले के गुप्त कक्ष के अंदर अंधेरे में गुस्से से भरी उसकी आवाज गूंजी। बस लियू दाओबिन के मामले को संभालने के लिए मेरे आदेशों का पालन करो। ली वानर चुप थी। वह खुद को नियंत्रित कर रही थी। तुम कुछ नहीं बोल रही हो, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए मजबूर करूंगी। वान बाओले ने नाक सिकुड़ी। उसने कुछ किया और जल्द ही ली वानर की सांसें तेज हो गईं। इसे गुप्त कक्ष के बाहर भी जोर से और स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। अंत में वह कांपती हुई हालत में पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि वह अचेत हो गई है। मैं इसे फिर से कहने जा रही हूं, बस लियू दाओबिन के मामले को संभालने के लिए मेरे आदेशों का पालन करो। क्या तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा? वान बाओले ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। ली वानर की आवाज कांप उठी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी और बोलते समय उसकी आवाज कांप उठी। मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। वान बाओले तुरंत संतुष्टि से भर गई और उसने नाक सिकोड़ ली। ली वानर ने अपनी बात रखी। जब वे अगले दिन फिर मिले तो अपने ठंडे और भावहीन चेहरे के बावजूद उसने लियू दाओबिन का विषय फिर से नहीं उठाया। उसने वान बाओले के निर्देशों का पालन किया और मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इससे आखिरकार वान बाओले को ली वानर के साथ बातचीत करने और उससे जुड़ने का तरीका मिल गया। उन दोनों ने यह अजीबोगरीब नृत्य जारी रखा। इसी दौरान चेन म्यू ने सरणी संरचना तक अपनी पहुंच के अधिकार हासिल किए। उसने ली वानर से उसके कार्यालय में एक और मुलाकात की। इस बार वह संसाधनों और समर्थन के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच तनाव को कम करने के लिए यहाँ आया था। उसने ली वानर के लिए एक उपहार भी तैयार किया था और उसे अपने साथ डिनर पर आमंत्रित किया था। ली वानर ने चेन म्यू के निमंत्रण को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वानर, बीती बातें भूल जाओ। आखिरकार हम सगाई कर चुके हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। चेन म्यू मुस्कुराए। उसने ली वानर के इनकार को नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी उसे उसकी कभी परवाह नहीं थी। वह केवल एरे फॉर्मेशन तक पहुंच प्राप्त करने के बाद उनके बीच तनाव को कम करना चाहता था। वह काफ़ी समय से नए शहर में रह रहा था और ली वानर के खूबसूरत चेहरे और उसके सुडौल शरीर को देखकर लगातार उत्तेजित और परेशान हो रहा था। जैसे ही उसने बात की, चेन म्यू अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ली वानर के पास आया। उसने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, ली वानर का चेहरा काला पड़ गया। उसकी साधना भड़क उठी और तुरंत चेन म्यू को वापस भेज दिया। पहली बार उसकी आंखों में एक कठोर रोशनी चमक उठी। उसने शांत भाव से कहा, मेयर चेन, कृपया खुद पर नियंत्रण रखें। ली वानर, मैं बस आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप ऐसा करने की भी अनुमति नहीं देंगे। वान बाओले ने आपको उस गुफा में हर जगह छुआ।
चेन म्यू गुस्से से भड़क उठे, उनके चेहरे की विशेषताएं एक भयानक अभिव्यक्ति में बदल गईं। वह आगे बढ़ने ही वाले थे। हालांकि इस बार ली वानर ने खुद को रोकना जारी नहीं रखा और चेन म्यू को थप्पड़ मार दिया। भागो ली वानर! इस थप्पड़ ने चेन म्यू के दाहिने गाल को तुरंत सूजकर एक गांठ बना दिया। इसने चेन म्यू के दिल में एक जोरदार झटका दिया। उस पर 5 पीढ़ी के स्काई कबीले और सीनेट के बीच के रिश्ते में दरार के संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन स्पष्ट रूप से चेन म्यू, जिसे गवर्नर द्वारा अति महत्वाकांक्षी और क्षमता की कमी के रूप में आंका गया था, अपने परिवार के कबीले और सीनेट के बीच गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। वह बचपन से ही कभी किसी सौदे में हारने वाला नहीं था। वास्तव में किसी ने भी उसे इतनी निडरता से थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी। उसके सामने खड़ी महिला ने उसे मारने की हिम्मत की थी और उसने वान बाओले की वजह से उसे मारा था। चेन म्यू की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने ली वानर को बिना पलक झपकाए देखा। अगर नजरें मार सकती तो वह अभी ली वानर को मार देता। लेकिन उसकी साधना ली वानर जितनी ऊंची नहीं थी। फिलहाल ली वानर की आंखें बर्फीली ठंडी थीं और उनमें एक खतरनाक रूप चमक रहा था। चेन म्यू को भी खतरा महसूस हुआ। वह मुझे मार डालेगी। चेन म्यू को अचानक होश आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह ली वानर से निकल रहे जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। उस पल ली वानर के दिमाग में ऐसे विचार उभरे। जिस तरह से उसने इसे देखा, जब तक चेन म्यू मर जाती है उसके पिता उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। जब तक वह मर चुका है सब कुछ हल हो जाएगा। उसे अब इस बारे में खुद को परेशान नहीं करना पड़ेगा। जब तक वह मर चुका है तब तक उसकी सभी समस्याएं अब कोई समस्या नहीं रहेंगी। वह खुद को आगे की परेशानी से बचा सकती है। यह विचार उसके दिमाग में उभरता रहा और उसकी आंखों की रोशनी और भी खतरनाक होती गई। चेन म्यू कांप उठा और धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने एक जेड स्लिप निकाली और ली वानर को सावधानी से देखते हुए जल्दी से उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो वह अचानक तेजी से भाग गया, बिना सिर घुमाए ही भाग गया। ली वानर ने उसका पीछा नहीं किया। वह वहीं खड़ी रही और ठंडे मन से देखती रही कि काय चेन म्यू अपने पैरों के बीच दुम दबाए कुत्ते की तरह भाग रहा है। उसकी आंखों की खतरनाक रोशनी फीकी नहीं पड़ी बल्कि और भी तेज हो गई। यह उसका असली स्वभाव था। अतीत में जब जिन डोमिंग ने उसे थोड़ा बहुत छेड़ा था तो वह उसके पीछे चली गई थी और लगभग उसे नपुंसक बना दिया था। इस घटना ने उसके चरित्र की दृढ़ शक्ति और ताकत को दिखाया। उसने अतीत में अपने पिता की कड़ी चेतावनियों और यादों के कारण चेन म्यू को बर्दाश्त किया था। उसने खुद को रोक लिया था क्योंकि उसे बड़ी तस्वीर पर विचार करना था। वह अब केवल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। ली वानर का चरित्र भले ही सरल हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि किसी को मारना कितना आसान है, लेकिन खुद को फंसाए बिना किसी को मारना यही चुनौती थी। इसलिए उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह अपनी कुर्सी पर बैठी सोचते हुए अपने माथे को रगड़ रही थी। उसके दिमाग में हत्या की योजना बनाने का विचार आया। चेन म्यू, जो ली वानर की हत्या की योजना का लक्ष्य था, आतंक के साथ साथ पागलपन और क्रोध से भी भर गया था। वह तेजी से अपने शहर के क्षेत्र में लौट आया। आखिरकार जब वह अपने स्वायत्त क्षेत्र में पहुंचा तो उसे सुरक्षित महसूस हुआ। तभी उसने जोर जोर से गालियां देनी शुरू कर दीं। वह फुहड़, वह वेश्या! ली वानर, तुमने मेरी हत्या करने की हिम्मत की। वान बाओले भले ही एक सुअर हो, लेकिन तुम उससे बेहतर नहीं हो। चेन म्यू ने हौंकते हुए कहा। उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और अपने परिवार के कबीले से संपर्क किया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली, उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसे नीचे रख दिया। वह जानता था कि भले ही परिवार के कबीले को ली वानर और वान बाओले के बारे में पता चल जाए, लेकिन वे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वह चाहता था। वह और ली वानर दोनों ही परिवार के कबीले के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। जो महत्वपूर्ण था वह सीनेट के साथ गठबंधन था। चेन म्यू को यह भी कल्पना हो सकती है कि उसके परिवार के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा और वे उसे इसे अनदेखा करने और आंखें मूंद लेने के लिए कहेंगे। वे कड़ी चेतावनी भी दे सकते हैं और उसे तुरंत ली वानर से माफ़ी मांगने के लिए कह सकते हैं। हेड सेनेटर भी ऐसा ही करेंगे। दोनों पक्षों का उद्देश्य इस विवाह के माध्यम से गठबंधन स्थापित करना था। वर्तमान में इस विवाह का विरोध करने वाली बहुत सी राजनीतिक ताकतें थीं। यही कारण है कि वे अभी केवल सगाई कर रहे थे और अभी तक पूरी तरह से विवाहित नहीं हुए थे। संघ में राजनीतिक स्थिति जटिल और नाजुक थी। हर काम अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, अन्यथा ये परेशानी और अप्रत्याशित परिणामों को आमंत्रित कर सकता है। हेड सेनेटर और चेन परिवार ने 1.5 साल की सगाई की योजना बनाई थी। इससे अन्य राजनीतिक ताकतें व्यवस्था को समायोजित करने और स्वीकार करने का मौका देंगी। फिर वे विवाह के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर इस अवधि के दौरान कुछ भी होता है, भले ही वे ऐसा न चाहें, तो यह उन्हें विवाह से दूर जाने की स्वतंत्रता भी देगा। बेशक उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो।
चेन म्यू, जो इन सब बातों से स्पष्ट रूप से अवगत था, केवल अपने दांत पीस सकता था। हालांकि वह इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह वहीं बैठा रहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक पल सोचने के बाद उसकी आंखों में निश्चय की चमक आ गई। उसने तुरंत अपने परिवार के कबीले से संपर्क किया। उसने ली वान र के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं की, बल्कि इसके बजाय पूछा कि उन्होंने छोटे ड्रम के बारे में क्या सीखा है। वह छोटा ड्रम जो उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो उसका पूर्व अधीनस्थ था और उसके कथित स्वामी का प्रतिनिधित्व करता था। जब चेन म्यू ने ड्रम लिया था तो उसने इसके भीतर अत्यधिक बुराई और शक्ति को महसूस किया था। उसने फिर इसे गुप्त रूप से अपने परिवार के कबीले में उनके अध्ययन के लिए वापस भेज दिया था। उसने अपने परिवार के कबीले को मुठभेड़ की सूचना भी दी थी और उनके निर्णय की प्रतीक्षा की थी। अब उसके परिवार के कबीले ने उसकी पूछताछ के बाद उसे जवाब दिया। इस अवधि के दौरान पूरा चेन परिवार छोटे ड्रम का अध्ययन करने में व्यस्त था, यहाँ तक कि परिवार के बड़े व्यक्ति की तलाश भी कर रहा था। उन्हें आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान पता चल गई थी जिसने चेन म्यू को छोटा ड्रम दिया था। वह दिव्य आयुध प्रलय से संबंधित व्यक्ति था। वे सहयोग के लाभ और हानि देख सकते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बार बार सत्यापित किया था कि छोटा ड्रम वास्तव में एक निश्चित कठपुतली को नियंत्रित करने वाला मुख्य उपकरण था। वे नहीं जानते थे कि यह कौन सी कठपुतली थी, लेकिन इसकी ताकत एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक से प्रतिद्वंद्वी थी। इसने चेन परिवार की रुचि को आकर्षित किया, क्योंकि चेन परिवार का बुजुर्ग भी सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। इस कठपुतली के साथ चेन परिवार की ताकत दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने लंबी चर्चा की। संयोग से चेन म्यू पूछने आया था। चेन म्यू के पिता ने तब आगे बढ़कर चेन म्यू को जवाब दिया, मुआ, तुम इस सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। अगर कुछ भी हुआ तो ये तुम्हारे सिर पर होगा। परिवार के कबीले का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ग्रैंड एल्डर ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा कि यदि तुम इस सिद्ध कोर फॉर्मेशन दायरे की कठपुतली को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम हो और इस घटना के बाद बिना किसी चोट के बच निकलने में सक्षम हो, तो तुम चेन परिवार के कबीले के मुखिया के रूप में पद प्राप्त करोगे। कबीले के बुजुर्गों की परिषद में भी तुम्हारे लिए एक स्थान होगा। चेन म्यू का दिल धड़क उठा जब उसने अपने पिता की कही गई बातों का पहला भाग सुना। हालांकि दूसरा भाग सुनने के बाद उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों की नसों में खून का रंग भर गया और वे एक भयंकर रोशनी से चमक उठीं। वह जानता था कि परिवार का मुखिया बनने के बाद उसके पास कितनी शक्ति होगी। वह ये भी जानता था कि कबीले के बुजुर्गों की परिषद में स्थान पाने का क्या मतलब है। ये पूरे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में सबसे ऊंचा पद था जिसकी कोई आकांक्षा कर सकता था। उसके पास बराबरी के स्तर पर हेड सेनेटर से बात करने का अधिकार और शक्ति होगी। चेन म्यू की आंखों में पागलपन का रंग भर गया। अपने पिता से आगे बात करने और यह पता लगाने के बाद कि परिवार के कबीले ने छोटे ड्रम की उत्पत्ति का विश्लेषण किया था, उसने प्रसारण समाप्त कर दिया। चेन म्यू ने अपनी आवाज़ संचरण रिंग को नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। ली वान र के कारण उसने जो क्रोध और हत्या का इरादा महसूस किया था, वह उस पल बिना किसी छुपे हुए प्रकट हो गया। वह दृढ़ संकल्प और निर्णायकता से भरा हुआ था। उसने अपने दांत पीस लिए और एक निर्णय पर पहुंचा। तो क्या हुआ अगर हम दिव्य आयुध कैटाकॉम्स से एक अज्ञात इकाई के साथ काम कर रहे हैं? भले ही वह एक दुष्ट राक्षस निकला, मुझे परवाह नहीं है। जब तक ये सफल होता है, मैं अपने लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं इस पर सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। चेन म्यू की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। अपना मन बनाने के बाद उसने अपने परिवार के कबीले से संपर्क किया। फिर उसने इंतजार किया। कुछ दिनों बाद परिवार के कबीले के किसी व्यक्ति ने उसे छोटा ड्रम दिया। उस रात अपनी आंखों में पागलपन की झलक के साथ चेन म्यू ने छोटे ड्रम को बजाना शुरू किया। जैसे ही छोटा ड्रम बजा, वह गुप्त कक्ष जिसमें वह था अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। एक अदृश्य हवा अचानक कमरे में बह गई, जो सभी दिशाओं में बह रही थी। दीवारों पर बर्फ जम गई, बर्फ और मोटी हो गई और अंत में पूरा गुप्त कक्ष बर्फ की गुफा में तब्दील हो गया। ठंड काली थी और एक बेहद ठंडी और अंधेरी मंशा को प्रकट कर रही थी। मैं गठबंधन के लिए सहमत हूँ, लेकिन आप ये कैसे गारंटी देंगे कि मैं इस सिद्ध कोर फॉर्मेशन दायरे की कठपुतली को नियंत्रित कर पाऊंगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? आपको पहले मुझे ये कठपुतली देनी होगी। चेन म्यू को थोड़ी ठंड लग रही थी। हालांकि अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए उसने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसकी आवाज गुप्त कक्ष में गूंजी, दीवार पर जमी हुई परतों में अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह बर्फ के अंदर है, मानो बर्फ में एक अलग दुनिया हो। ये काले वस्त्र पहने एक आदमी था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे। हालांकि जैसे ही वह दिखाई दिया, चेन म्यू की सांस रुक गई। उसे लगा कि एक भयानक आभा आगे बढ़ रही है और उसे अपने वश में कर रही है। वह कांप उठा। वह अपनी आंखों में सदमे के साथ कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका।
इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, बर्फ के भीतर से काले वस्त्र पहने आदमी की पुरानी, धीमी और कर्कश आवाज़ गूंजी। जो कठपुतली तुम चाहते हो, उसे तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मैं तुम्हें इसे बनाना सिखाऊंगा। जहाँ तक नियंत्रण की गारंटी की बात है, तुम छोटे ड्रम को खिलाने और पोषण देने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करोगे। ये तुम्हारा हो जाएगा और कठपुतली का मूल बन जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से, जिनके बारे में तुम्हारे परिवार के कबीले को पता हो सकता है, तुम यहाँ केवल कठपुतली बना सकते हो। मैं तुमसे केवल एक बात पूछता हूँ, जब कठपुतली सफलतापूर्वक बन जाए तो तुम्हें मारना होगा, वांग बाओले। मैं न केवल वांग बाओले को मारने जा रहा हूँ, बल्कि मैं ली वान र नामक उस वेश्या को भी मारने जा रहा हूँ। पागलपन ने चेन म्यू की आंखों को रंग दिया। इसने उसे एक भयानक रूप दिया। वह वांग बाओले से नफरत करता था, लेकिन वह ली वान र से और भी अधिक नफरत करता था। उसे इस व्यभिचारी जोड़े को व्यक्तिगत रूप से मारना पड़ा ताकि वह उन्हें खत्म करने की खुशी महसूस कर सके। एक बार ली वान र और वांग बाओले दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पास दिव्य आयुध नए शहर का नया शहर स्वामी बनने का एक बड़ा मौका होगा। वास्तव में शहर स्वामी बनना गौण हो गया था। अपने नियंत्रण में एक सिद्ध कोर फॉर्मेशन दायरे की कठपुतली के साथ वह परिवार के कबीले का अगला मुखिया बन जाएगा। वह बुजुर्गों की परिषद का सदस्य बन जाएगा। फिर वह एक साधारण शहर के स्वामी के पद की परवाह क्यों करेगा? चेन म्यू पागल हो सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ी सी समझदारी है। वांग बाओले और ली वान र की मौत के पीछे की सच्चाई को छिपाना एक चुनौती होगी। नए शहर में कई आंखें थीं, और अगर शहर के स्वामी खतरे में होते तो सहायता तुरंत आती। कुछ सोचने के बाद चेन म्यू ने अपनी हत्यारी भावनाओं को वापस रखा और अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कठपुतली चलाने के लिए आपको पास होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे दूर से कर सकते हैं। इसके अलावा, जिस दिन हम योजना को अंजाम देंगे, मैं राज्यपाल और उसके लोगों को रोकने के लिए एक जादू भी करूंगा। इससे उनके बचाव प्रयासों में कुछ समय के लिए देरी होगी। बर्फ में काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा। इसने चेन म्यू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अचानक पूछा, वरिष्ठ, आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं, आप इसे खुद क्यों नहीं करते? यदि आप मंगल ग्रह की संरचना के साथ साथ नए शहर की संरचना को भी नष्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक कठपुतली दूंगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने सहजता से कहा। उसकी शांत आवाज़ कमरे में गूंज उठी। चेन म्यू की आंखें चमक उठीं। उसने विषय को जारी नहीं रखा और कठपुतली बनाने के विवरण के बारे में पूछना शुरू कर दिया। काले कपड़े पहने आदमी के सबक से चेन म्यू को जल्द ही पता चल गया कि कठपुतली कैसे बनाई जाती है। उसके चेहरे पर बिना रुके भावनाओं की एक असंख्य किरणें उभर आईं और उसकी सांसें असमान हो गईं। कठपुतली बनाने की विधि बहुत अजीब और खूनी लग रही थी। यह अब एक साधारण शोधन नहीं था, बल्कि एक तरह का बलिदान बन गया था। यह किसी के खून और मांस का बलिदान था। यह एक काला जादू होगा। चेन म्यू ने गहरी सांस ली। उसने अपने आसपास की दीवारों पर जमी बर्फ को देखा। काले वस्त्र पहने आदमी के बातचीत खत्म करके चले जाने के बाद बर्फ धीरे धीरे पिघली। 1 घंटे बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हवा अब ठंडी नहीं थी। जाने से पहले उसने मुझे कठपुतली को जल्दी से परिष्कृत करने के लिए आग्रह नहीं किया। चेन म्यू थोड़ा हिचकिचाया। जिन लोगों की बलि देनी थी, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। काले वस्त्र पहने आदमी ने जो कहा, उसके अनुसार उसे कुछ समय के लिए छोटे ड्रम को पोषण देने के लिए अपने स्वयं के ताजे खून का उपयोग करना था। फिर छोटा ड्रम फूल की तरह खिल जाएगा और बड़ी संख्या में सिंहपर्णी जैसे जीव खिलेंगे। सिंहपर्णी दूसरों की आंखों के लिए अदृश्य थे। वे बिखर जाएंगे और एक साधक को मेजबान के रूप में पाएंगे, साधक के शरीर के अंदर छिप जाएंगे और उनकी जीवन ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अंत में वे छोटे ड्रम में वापस आ जाएंगे और उसके साथ विलीन हो जाएंगे। इस तरह से पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र कठपुतली का निर्माण होगा। ऐसे अन्य क्षेत्र भी थे जिनमें तैयारी की आवश्यकता थी, लेकिन वे पूरक थे। सिंहपर्णी मुख्य थी। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के मन में बुरे इरादे छिपे हुए हैं। मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता और उसकी बातों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता। वह चाहता है कि मैं पूरे शहर में सिंहपर्णी को फैला दूं, लेकिन इतनी कम उम्र में यह बहुत बड़ा पैमाना होगा। यह अनियंत्रित होगा। राज्यपाल को एहसास हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे इसे नियंत्रित और गुप्त तरीके से करना होगा। यही सही तरीका है। इस पर कुछ देर सोचने के बाद चेन म्यू ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में अन्य क्षेत्रों में कमी हो सकती है, लेकिन एक क्षेत्र में उनकी कोई कमी नहीं थी। वह था साधकों की संख्या। अधिकांश परिवार के कबीले से जुड़े सेवक थे। परिवार के कबीले के प्रति उनकी वफादारी निर्विवाद थी। वे परजीवियों के लिए सबसे सुरक्षित मेजबान थे। इसके अलावा चेन म्यू ने महसूस किया कि ऐसे परजीवियों के लिए मेजबानों का चुनाव महत्वपूर्ण था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कठपुतली पर उसका अंतिम नियंत्रण था।
यही कारण था कि उसे अभी भी लगा कि परजीवियों को अपने लोगों में रखना सबसे सुरक्षित दांव था। चेन म्यू को लगा कि अपने लोगों को रक्त बलिदान के लिए इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं था। अगर वे परिवार के कबीले के लिए मरने के लिए इतने वफादार थे तो उन्हें कठपुतली का हिस्सा बनने के लिए खुद को बलिदान करने में भी उतना ही सम्मानित महसूस करना चाहिए। इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए चेन म्यू ने अपना एकांतवास शुरू किया। उसने काले वस्त्र वाले व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया और छोटे ड्रम को पोषण देने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। इस अवधि के दौरान धीरे धीरे समय बीतता गया। जल्द ही 1 महीना बीत गया। उस महीने के भीतर चेन म्यू एकांतवास में रहा और नए शहर का निर्माण जारी रहा। सब कुछ धीरे धीरे आकार ले रहा था। जैसे जैसे चीजें अधिक सुचारू रूप से चलने लगीं, ली वान र और वान बाओले ने अपने विचित्र रिश्ते को जारी रखा, दिन के दौरान शत्रुतापूर्ण और रात में भावुक। ली वान र की समझदारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी को भी पता न चले कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। वान बाओले को दूसरों की पीठ पीछे उनकी हरकतें बेहद रोमांचक लगीं। राजनीतिक और प्रशासनिक मतभेदों के बावजूद भी चीजें वैसी ही रहीं। अगर कोई मतभेद होता तो वान बाओले रात में अपनी ताकत दिखाते और ली वान र को मजबूर करते कि वे उसके सामने झुक जाएं और उससे सहमत हो जाएं। वान बाओले ने भी अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं की। वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में पहुंचने के करीब था। लिन तियानहाओ ने धार्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए ज़रूरी दुर्लभ सामग्रियों और आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स को भी इकट्ठा कर लिया था। उसने वान बाओले को रिपोर्ट की और बताया कि वह जल्द ही वह सब कुछ इकट्ठा कर लेगा जिसकी उसे ज़रूरत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस समय चेन म्यू का एकांतवास खत्म हो गया। खून पीने के इस महीने के दौरान छोटा ड्रम खून के रंग का लाल हो गया था और उसके अंदर की बुरी आभा और भी तेज हो गई थी। आखिरकार एक दिन ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का बीज फूट पड़ा हो और उसमें फूल आ गए हों। उसने बहुत सारे सिन्हपर्णी फूल छोड़े। सिन्हपर्णी की संख्या लाखों में थी। वे बिखरने और फैलने वाले थे, लेकिन चेन म्यू इसके लिए तैयार था। उसने तुरंत सिन्हपर्णी पर नियंत्रण कर लिया और उनकी गतिविधियों को अपने स्वायत्त क्षेत्र के भीतर ही सीमित कर दिया। उसने अपने अधीन प्राचीन मार्शल क्षेत्र और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों की एक बड़ी संख्या को बाहर भी तैनात कर रखा था, जो सिन्हपर्णी को रोकने और प्राप्त करने के लिए तैयार थे। हालांकि अभी भी परजीवियों के गलत मेजबानों में घुसपैठ करने के मामले थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था के साथ अधिकांश परजीवी उसके अपने लोगों में प्रवेश कर गए। सिन्हपर्णी हवा में अदृश्य और बहते हुए बाहर की ओर फैल गए। वे धीरे धीरे साधकों के शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे ही सिन्हपर्णी साधक की त्वचा को छूती, वह तुरंत उसके शरीर में घुस जाती। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई दर्द या परेशानी नहीं होती। मेजबान आक्रमण को महसूस करने में असमर्थ था और उसे पता नहीं था कि कुछ हुआ है। तभी चेन म्यू को कठपुतली को नियंत्रित करने की अपनी संभावनाओं पर अधिक भरोसा हुआ। उसने महसूस किया कि भले ही वह सिन्हपर्णी के ठिकाने को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता था और उन्हें विशिष्ट मेजबानों में प्रवेश करने का आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन जैसे ही वे किसी मेजबान पर बैठते थे, वह उन्हें महसूस करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना में एक नई रोशनी आ गई हो। वह दूसरे के अस्तित्व और उपस्थिति को महसूस कर सकता था। वह इससे उत्साहित था। वह अपनी आंखें बंद करके अपने गुप्त कक्ष के अंदर था। उसने महसूस किया कि अधिक से अधिक लोग परजीवियों के मेजबान बन रहे हैं। इसमें अधिक समय नहीं लगा। अचानक चेन म्यू ने अपनी आंखें खोलीं, मुड़े और दूर तक घूरने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह विस्तारित इंद्रियों का उपयोग करने और दीवारों के पार देखने में सक्षम था। किसी तरह कुछ समय पहले उसके स्वायत्त क्षेत्र की ओर दौड़ता हुआ आया था। एक गधा। गधा वास्तव में चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और काफी समय से वहां था। वह अपने भोजन की गंध की तलाश कर रहा था, लेकिन हर बार जब उसे भोजन मिल जाता था तो वह बाल बाल बच जाता था। इससे गधा पागल हो गया था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और अपना पीछा जारी रखा। गधा चेन म्यू के स्वायत्त क्षेत्र तक पूरे रास्ते तक पगडंडी का अनुसरण करता रहा। भोजन न मिलने के बावजूद जब सिन्हपर्णी बिखर गई थी, तब एक सिन्हपर्णी उसके सामने उतरी थी। सिन्हपर्णी को कोई मेजबान मिलने से पहले ही गधे ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया था और उसे पूरा निगल लिया था। इसे खाने के बाद गधे की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि सिन्हपर्णी का स्वाद काफी अच्छा है। वह स्वायत्त क्षेत्र में दौड़ने लगा। जब भी उसे सिन्हपर्णी का एहसास हुआ, वह उसे निगल गया। वह खुशी खुशी सिन्हपर्णी को चबाता रहा और सिन्हपर्णी गधे के शरीर के अंदर बस गई। वान बाओले का वह गधा चेन म्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक चमक उठी। ठीक है, चूंकि गधा खुद ही मेरे दरवाजे पर आया है, इसलिए मैं इसे एक भेंट के रूप में स्वीकार करूंगा। यह विचार आते ही चेन म्यू ने सिन्हपर्णी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित न कर पाने के बावजूद वह उन्हें एक अलग दिशा में ले जाने में सक्षम था और गधे की ओर हजारों सिन्हपर्णी भेज सकता था। गधा बहुत उत्साहित था। वह पागलों की तरह खा रहा था। गुप्त कक्ष के अंदर चेन म्यू ने गधे के अंदर बढ़ती रोशनी को महसूस किया और एक बदसूरत मुस्कान ने उसके चेहरे को चौड़ा कर दिया।
वह जानता था कि परजीवी सिंहपर्णी सभी जीवों को चूस लेगी। गधे ने उनमें से इतने सारे खा लिए थे कि उसके अंदर परजीवी असंख्य थे। वह लगभग उस पल की कल्पना कर सकता था जब योजना को अमल में लाया गया था, जिस पल भक्षण हुआ था। इसका एक भयानक अंत होगा। मैं पहले इसे मारूंगा, फिर इसके मालिक को मारूंगा। चेन म्यू के होंठ ऊपर की ओर झुके और एक ठंडी, क्रूर हंसी में बदल गए। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठीं। काले वस्त्र पहने आदमी और चेन म्यू के बीच सहयोग की इस अवधि के दौरान वांग बाओले भी अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच रहे थे। इस समय वह अपने गुप्त कक्ष के अंदर क्रॉस लेग बैठा था। उसकी साधना उसके शरीर के अंदर गर्जना और गड़गड़ाहट कर रही थी, उसके अंदर लगातार मंथन कर रही थी। चौथा स्वर्गीय थंडर बनने वाला था। द लाइटनिंग डाओ फर्स्ट वॉल्यूम ने उन्हें शुरुआती चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के दौरान पहला स्वर्गीय थंडर बनाने और मध्य चरण के दौरान दूसरा बनाने की अनुमति दी। देर के चरण में वह तीसरा स्वर्गीय थंडर बनाने में सक्षम था। चौथे स्वर्गीय थंडर के गठन का मतलब था कि वांग बाओले पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। यदि वह लाइटनिंग दाओ प्रथम खंड का अभ्यास जारी रखता है, जब वह अंततः पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को तोड़ता है, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचता है और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक बन जाता है, तो वह लाइटनिंग कोर बनाने में सक्षम होगा। लाइटनिंग कोर की शक्ति अपार होगी। ऐसी शक्ति और ताकत के कब्जे में होने के अलावा इथरियल दाओ कॉलेज उसे अगली रहस्यवादी कला लाइटनिंग दाओ द्वितीय खंड भी देगा। ये रहस्यवादी कला तब तक अभ्यास की जा सकती है जब तक कि कोई नवजात आत्मा क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। हालांकि स्पिरिट इंसेप्शन एरा के कुछ दशकों में कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि इथरियल दाओ कॉलेज के भीतर लाइटनिंग दाओ पहला खंड अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कलाओं में से एक था। हर कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता था और न ही इसे प्राप्त कर सकता था। केवल योग्य लोग ही इसका अभ्यास कर सकते थे। रहस्यवादी कला को अधिक पूर्ण रहस्यवादी तकनीकों में से एक माना जा सकता है। ये किसी को नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर ले जा सकता है। यही कारण है कि इथरियल दाओ कॉलेज ने वांग बाओले के लिए ये रहस्यवादी तकनीक तैयार की थी। एक हद तक उन्होंने वांग बाओले से बहुत उम्मीदें रखी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वह उस दाव पथ पर बहुत दूर तक यात्रा करने में सक्षम होगा। उन्हें उम्मीद थी कि वह न केवल एक लाइटनिंग कोर बनाएगा, बल्कि वह एक लाइटनिंग सोल भी बनाएगा। वांग बाओले की साधना की गति के परिणामस्वरूप उन्होंने थोड़े समय के भीतर पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। इसने थोड़ा ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन ये बहुत अजीब या चौंकाने वाला नहीं था। स्पिरिट इंसेप्शन युग अभी भी अपनी शुरुआत में हो सकता है, लेकिन यह अवसरों से भरा हुआ था। वांग बाओले की तुलना में और भी अधिक तीव्र साधना गति वाले अन्य लोग थे। हालांकि कुछ दशकों के भीतर नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लगभग चमत्कार के साथ साथ अपार प्राकृतिक प्रतिभाओं की आवश्यकता थी। इस दुनिया में नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के अस्तित्व के बारे में कई लोगों के संदेह के बावजूद आधिकारिक तौर पर संघ में कोई भी नहीं था। संघ में नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक अवश्य होंगे। वांग बाओले ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह अपने शरीर के अंदर साधना के निरंतर विस्फोटों को महसूस कर सकता था। उसके दिमाग में एक पहेली के टुकड़े उभरने लगे, जिससे एक धुंधली तस्वीर बन गई। हालांकि उसकी साधना की वृद्धि और उसकी स्थिति के उत्थान के साथ और संघ के आंतरिक कामकाज की उसकी बढ़ती समझ और ज्ञान के साथ, विशेष रूप से मार्टियन अनुसंधान सुविधा की अपनी यात्रा के बाद, संघ में नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों की उपस्थिति के बारे में उसका विश्वास मजबूत हो गया। यह मामला अभी भी उसके लिए एक दूर की चिंता थी। वांग बाओले ने जल्दी से अपने विकर्षणों को अलग रखा और अपनी साधना में आसन सफलता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसकी साधना निरंतर चलती रही और वह महसूस कर सकता था कि चौथा स्वर्गीय वज्र तेजी से बन रहा है। लाइटनिंग दाओ का मार्ग अवश्य अपनाया जाना चाहिए। हालांकि एक और मार्ग है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, जिस पर मुझे भी चलना चाहिए। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। उस क्षण उसकी आंखों में डार्क फायर दिखाई दिया। वह मार्ग जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था वह था डार्क आर्ट। अब उसने 3 डार्क फायर बना लिए थे। अगला कदम तीनों फायर को एक साथ मिलाकर एक डार्क कोर बनाना था। वह डार्क आर्ट की कोर फॉर्मेशन दायरे की यात्रा थी। वांग बाओले कोर फॉर्मेशन दायरे की ओर अपना रास्ता स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह केवल एक कोर नहीं चाहता था, वह लाइटनिंग दाओ और डार्क आर्ट दोनों का उपयोग करके कोर बनाना चाहता था। वह जुड़वां कोर चाहता था। उसके जुड़वां कोर उसे कोर फॉर्मेशन दायरे में दूसरों से बहुत आगे निकलने की अनुमति देंगे। उसकी ताकत और शक्ति उसी दायरे में उसके साथियों से आगे निकल जाएगी, जैसा कि तब हुआ था जब वह फाउंडेशन स्थापना दायरे में था। ये दूसरों के लिए लगभग दुर्गम चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन वांग बाओले को लगा कि नए शहर के नीचे दिव्य आयुध कब्रिस्तान ने उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकदम सही वातावरण प्रदान किया। अपने उत्साह और प्रसन्नता से भरे वांग बाओले ने अगले 9 दिनों तक अपने शरीर के अंदर अपनी साधना को जारी रखा। अंत में उसके सिर के अंदर एक जोरदार गर्जना हुई।
उस क्षण उसकी साधना फूट पड़ी और एक सफलता प्राप्त हुई। उस क्षण उसकी आभा, उसकी ऊर्जा, उसकी साधना, उसके बारे में सब कुछ तेजी से शक्ति और ताकत की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये किसी ऐसे व्यक्ति के समान था जो अपने शरीर को कसकर बांधने वाले तंग कपड़े पहने हुए था और फिर तब तक बल लगाना और खाना जारी रखता था जब तक कि उसका शरीर मोटा न हो जाए और उसके कपड़े आखिरकार अपनी सीमा तक न पहुंच जाएं, फट जाएं। जैसे ही कपड़ों का पहला सेट फटा, उन्होंने लंबे लबादों का एक ढीला सेट बना दिया। वांग बाओले ने अकल्पनीय रूप से सहज महसूस किया क्योंकि उसने अपने अंदर साधना के एक अंतहीन स्रोत को बाहर की ओर खुलते हुए महसूस किया। यह अभी भी उसकी सफलता का अंत नहीं था। जिस क्षण उसकी साधना अंतिम चरण की नींव स्थापना क्षेत्र के चरण को पार करके पूर्ण नींव स्थापना क्षेत्र में पहुंची, उसके शरीर के अंदर का हरा कमल हिंसक रूप से कांपने लगा। इसने जीवन शक्ति की लहरें निकाली जो वांग बाओले के पूरे शरीर में भर गईं। उसका भौतिक शरीर लगातार मजबूत होता गया। उसके अंदर की हर मांसपेशी, हर हड्डी, हर मेरिडियन मजबूत होती दिख रही थी। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। अचानक विस्फोट ने उसकी जीवन शक्ति और जीवन ऊर्जा को उछाल दिया और वे भयानक ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यह एक विशाल महासागर की तरह था। जीवन शक्ति की इतनी मोटी और मजबूत लहर का मतलब था कि वांग बाओले की उपचार क्षमता भी उतनी ही आश्चर्यजनक होगी और यह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में केवल एक छोटी सी सफलता थी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंचने पर वांग बाओले की भविष्य की ताकत और शक्ति, अगर वह इस तरह से अभ्यास और साधना जारी रखता है, तो अकल्पनीय होगी। सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र। वांग बाओले जोर से हंसे। वह अपने शरीर के अंदर चौथी स्वर्गीय थंडर के गठन के साथ साथ बिजली के बोल्टों की विशाल मात्रा को महसूस कर सकता था। वह अपनी साधना की उन्नति के साथ 3 डार्क फायर को जीवन में बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, जो विलय के संकेत दिखा रहा था। इसने वांग बाओले को बहुत खुश कर दिया। वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने और अपनी पिछली ताकत से इसकी तुलना करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, साधना में सफलता प्राप्त करने के एक क्षण बाद और जैसे ही उसकी डार्क फायर विलय के कगार पर थी, अचानक वांग बाओले के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। वह दूर से दबी हुई बड़बड़ाहट सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे उसके नीचे से दिव्य आयुध प्रलय के अंदर से आ रही थीं। डार्क चाइल्ड, डार्क चाइल्ड। ये पहली बार था जब वांग बाओले ने साधना के दौरान दिव्य आयुध प्रलय से आवाज़ें सुनी थीं। ये स्पष्ट था कि वह अकेला व्यक्ति था जो आवाज़ सुन सकता था क्योंकि उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था। पूरा नया शहर वैसा ही बना रहा जैसा वह था। जिस चीज़ ने वांग बाओले को और भी अधिक निश्चित कर दिया कि वह अकेला व्यक्ति था जो इस आवाज़ को सुन सकता था, वह थी अंतर्निहित संकेत जो गहरे भूमिगत से उठती आवाज़ के साथ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य आयुध के अंदर कोई मौजूद था जो वांग बाओले को बुला रहा था, जो वांग बाओले के पास आने की चाहत रखता था। वांग बाओले की सांसें भारी हो गईं। वह पहले भी भूगर्भ में गया था और उसने एक समान, अस्पष्ट भावना का अनुभव किया था, लेकिन वह भावना उस भावना से अतुलनीय थी जो वह अब महसूस कर रहा था। आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी, उसकी पुकार स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। आवाज़ और उसकी पुकार बनी नहीं रही। जैसे ही वांग बाओले के शरीर के अंदर मंथन की साधना शांत हुई और जैसे ही डार्क फायर का सम्लन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर बंद हो गया, आवाज़ धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हालांकि इसका मतलब वांग बाओले के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। मास्टर झाओ की भविष्यवाणी और मेरी अपनी आंतरिक भावनाएं दोनों कह रही हैं कि नीचे पड़ा दिव्य आयुध संभवतः एक डार्क आर्टिफैक्ट है। लिटिल मिस्सी ने यह भी कहा कि यह उसका हुआ करता था। इसका मतलब है, शायद ये डार्क आर्टिफैक्ट तकनीकी रूप से मेरा भी देखा जा सकता है। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसे लगा कि उसका विश्लेषण सही है और उसका तर्क त्रुटिहीन है। आखिरकार ये वस्तु लिटिल मिस्सी की थी और लिटिल मिस्सी उसकी थी। इसका मतलब था कि यह डार्क आर्टिफैक्ट स्वाभाविक रूप से उसका भी था। उस विचार से वांग बाओले को तुरंत प्रलोभन हुआ, लेकिन उसे लग रहा था कि दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब में खतरे छिपे हुए हैं। भले ही उसने डार्क आर्ट में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन उसे लापरवाही से कैटाकॉम्ब में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसने दीवार के पूरी तरह से नष्ट हो जाने और संघ के शक्तिशाली साधकों के कैटाकॉम्ब में प्रवेश करने का इंतजार करने का फैसला किया, फिर वह उसके साथ जाएगा। तब तक उसकी साधना भी एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुकी होगी। लिटिल मिस्सी की मदद से उसके बाकी लोगों से आगे निकलने और किसी की सूचना के बिना डार्क आर्टिफैक्ट चुराने का एक बड़ा मौका था। तो मैं शेर का हिस्सा लूंगा। वे जो कुछ भी बचा है उसे आपस में बांट सकते हैं। मुझे ठीक लगता है। वांग बाओले ने खुद को बहुत उदार समझा। वह हर चीज़ पर एकाधिकार करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपने अद्भुत चरित्र से कुछ समय के लिए विचलित हो गया, फिर एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। थोड़ा सा झुककर वह बाहर निकल गया। दीवार से कुछ इंच पहले ही वह ध्वनि अवरोध के टूटने की गर्जना को रोकने में कामयाब हो गया। उसने अपनी गति का आकलन किया और उत्साहित हो गया, 2 गुना से भी अधिक तेज। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, ये परखने के लिए कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। हालांकि उसने इस तथ्य पर विचार किया कि वह वर्तमान में घर पर था।
वह गुप्त कक्ष से बाहर निकला और बाहर चला गया। उसने उस क्षेत्र में चेनम्यू का निवास पाया जहां चेनम्यू कभी नहीं गया था और एक मुक्का मारा। आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। सरनी संरचनाओं ने चेनम्यू के निवास की रक्षा की थी, लेकिन वांग बाओले के एक मुक्के ने उनमें से अधिकांश को ध्वस्त कर दिया। मुक्के की आवाज़ ने आवासीय क्षेत्र में गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। वे जल्दी से वहां पहुंचे और डांटना शुरू करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि अपराध करने वाला उनका नगरपाल वांग बाओले था। उनमें से हर एक ने गहरी सांस ली और जल्दी से वहां से चले गए। उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और उनके पीछे हवा में गूंज रही वांग बाओले की तेज हंसी को अनदेखा कर दिया। वांग बाओले के लिए, जब उन्होंने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को पूर्ण किया, तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उन्हें उत्साहित किया। उदाहरण के लिए, लिन तियानहाओ ने अगले दिन वांग बाओले को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्होंने धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री और आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स पहले ही तैयार कर ली हैं। धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की कीमत बहुत ज्यादा थी। यह विशेष रूप से मुख्य सामग्रियों के लिए था। एक हद तक यह एक नियंत्रित संसाधन था जिसे खरीदना मुश्किल था। अगर कोई इसे खरीदना भी चाहता था तो उसे नहीं पता था कि इसे कहां से ढूंढा जाए। वांग बाओले जिस मेगाफोन को परिष्कृत करना चाहते थे उसकी आवाज़ को व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त सामग्रियों की आवश्यकता थी। इस वजह से लिन तियानहाओ को सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, इतना कि उन्होंने अपने सभी कनेक्शन सक्रिय कर दिए, यहाँ तक कि खोज के लिए कोंगदाओ और जिन डोमिंग को भी शामिल कर लिया। फिर भी उन्हें सब कुछ खोजने में बहुत समय लगा, जिससे पता चलता है कि उन सामग्रियों को खोजना कितना चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स ने भी एक चुनौती पेश की। सबसे पहले, आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनने वाली जानवर आत्माओं को क्रूर जानवर से निकाले जाने पर बिना किसी नुकसान के होना चाहिए था। यह अपने आप में मुश्किल था और क्रूर जानवर की ताकत के साथ कठिनाई का स्तर बढ़ता गया। साथ ही धार्मिक आयुध को पूरा करने के लिए वांग बाओले ने लिन तियानहाओ को अपने धार्मिक आयुध की शक्ति का वर्णन किया ताकि लिन तियानहाओ समझ सके कि वांग बाओले की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह की आर्टिफैक्ट स्पिरिट ढूंढनी है। जो धार्मिक आयुध को पूरा कर सके उसे एक गगनभेदी दहाड़ देने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए एक लंबी खोज और कई देरी के बाद लिन तियानहाओ को आखिरकार एक बाघ जानवर की आत्मा मिली जो कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की खेती थी। भले ही यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट के रूप में इस आत्मा का उपयोग करने के लिए एकदम सही मेल नहीं था, लेकिन ये सबसे अच्छा था जो वह पा सकता था। वांग बाओले पहले से ही इस सबसे बेहद खुश थे, इसलिए जब लिन तियानहाओ ने उसे सामान भेजा तो वह तुरंत एकांत में चला गया। वह आर्टिफैक्ट स्पिरिट को एकीकृत करने से पहले धार्मिक आयुध के प्रारंभिक शोधन चरण की तैयारी करने जा रहा था ताकि एक पूर्ण धार्मिक आयुध बनाया जा सके। फिर धार्मिक आयुध का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद ईश्वर चेतना के अवशेष टुकड़ों को खींचने के प्रयास में किया जाएगा ताकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति द्वारा गठित टकराव के साथ यह अंततः 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध बन जाए। वांग बाओले को इसकी सफलता पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। इसके अलावा शोधन के इस दौर की तैयारी में उसने अपने दिमाग में कई बार सब कुछ खेला और उसका विश्लेषण किया। वह हर चरण में शामिल चरणों के बारे में लगातार सोचता रहा। साथ ही स्वर्गीय उद्बोधन खंड के संबंध में वांग बाओले ने अनुसंधान सुविधा से लौटने के बाद से इसे और अधिक समझने के लिए कई बार फ्यूग अवस्था में प्रवेश किया था। अभी सब कुछ अच्छी तरह से तैयार होने के बाद वांग बाओले, जो अपने गुप्त कक्ष में था, ने गहरी सांस ली क्योंकि उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। हालांकि वह जानता था कि धार्मिक शस्त्र शोधन की प्रक्रिया में भावनाओं में बड़े उतार चढ़ाव शामिल नहीं होने चाहिए जिससे वह अपनी शांति खो सकता है। थोड़ी सी भी गलती पूरी शोधन प्रक्रिया को विफल कर देगी। इसलिए वांग बाओले ने तुरंत शोधन प्रक्रिया शुरू नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने के लिए ध्यान लगाया। 2 घंटे बाद जैसे ही सूरज डूबा, वांग बाओले ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक चमक उठी क्योंकि वह खुद को अत्यधिक शांति की स्थिति में डुबो रहा था। उस शांति में वांग बाओले ने लिन तियानहाओ द्वारा भेजी गई सामग्री निकाली और शोधन की प्रक्रिया शुरू की। उसके हाथों में सामग्री के हर एक टुकड़े को विस्तार से सहलाया गया। इस प्रक्रिया में उसकी साधना और उसके विचार सामग्रियों में एकीकृत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वांग बाओले उनके साथ अपने हाथों की तरह बेहद परिचित हो गए। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और तभी उसने स्पिरिट कनेल बनाना शुरू किया। स्पिरिट कनेल बनाने की प्रक्रिया वांग बाओले के दिमाग में अनगिनत बार चल चुकी थी, इसलिए वह इसे परिष्कृत करने में बेहद कुशल था और इसे बहुत तेज गति से कर सकता था। वांग बाओले के हाथ मजबूत थे और वह जानता था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अराजकता का कोई संकेत नहीं था और जो कोई भी उसे देखता था उसे पूरी प्रक्रिया सुखद लगती थी, मानो सब कुछ प्रकृति के मार्ग का अनुसरण कर रहा हो। स्पिरिट कनेल, जो कि उत्तम स्पिरिट स्टोन से बना था, वांग बाओले के हाथों में धीरे धीरे बना।
स्पिरिट कनेल के पूरा होने के बाद अगला चरण शिलालेखों को अंकित करना होगा। यह एक कठिन कदम था, लेकिन वांग बाओले, जो सूत्र जानता था, वह अभी भी उच्च गति से आगे बढ़ सकता था। चूंकि उसने पहले से ही प्रक्रिया का लंबे समय तक विश्लेषण किया था, इसलिए वह किसी भी कठिनाई को लेने के लिए तैयार था। जल्द ही स्पिरिट कनेल पर एक एक करके शिलालेख दिखाई देने लगे। शिलालेखों की संख्या बढ़ती गई और एक दूसरे के साथ एक हद तक एकीकृत हो गए, यहाँ तक कि स्पिरिट कनेल के अंदरूनी हिस्से में भी घुस गए। लेकिन वांग बाओले के लिए यह अभी भी पूरा नहीं माना गया था, भले ही वे स्पिरिट कनेल को घनी तरह से कवर कर रहे थे। आखिरकार एक धार्मिक आयुध एक धार्मिक कलाकृति से अलग था और शिलालेखों की आवश्यकताओं में स्वाभाविक रूप से अंतर था। इसलिए स्पिरिट कनेल के शिलालेखों द्वारा घनी तरह से कवर किए जाने के बावजूद वांग बाओले ने मौजूदा शिलालेखों पर और भी अधिक शिलालेख अंकित करना जारी रखा, उन्हें ओवरले करते हुए। इस तरह से समय तेजी से बीतता गया। उन्होंने स्पिरिट कनेल को परिष्कृत करने में 4 घंटे और शिलालेखों को अंकित करने में 4 दिन लगाए। जब शिलालेख लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई तो वांग बाओले का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी साधना के स्तर के बावजूद वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसने 4 दिनों तक बिना रुके या गलतियां किए पूरे दिल से ध्यान केंद्रित किया था। धार्मिक आयुध से निपटने के दौरान शिलालेख प्रक्रिया को कभी भी बाधित नहीं किया जाना चाहिए और इसे एक बार में पूरा किया जाना चाहिए। आवश्यकताएं तभी पूरी होती थीं जब गति बनाए रखी जाती थी और जब सभी शिलालेख एक बार में उकेरे जाते थे। ये कई शोधन गुरुओं के लिए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे पूरा करने के बाद वांग बाओले को अपनी आंखें बंद करके रात भर आराम करने की जरूरत थी। 5वें दिन की सुबह उसने अपनी आंखें खोली और सामग्रियों को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की। पूरी प्रक्रिया 3 दिनों तक चली। जैसे जैसे कीमती सामग्री स्पिरिट कनेल में एकीकृत होती गई, धार्मिक आयुध का आकार धीरे धीरे दिखाई देने लगा, जो हर मिनट स्पष्ट होता गया। अपने एकांतवास के 9वें दिन की शाम को वांग बाओले के सामने एक लाल रंग का मेगाफोन प्रकट हुआ। ये गहरा लाल था, ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी अभी लावा से निकाला गया हो। ये छूने में गर्म था और बेहद प्रभावशाली लग रहा था। इसकी उग्रता 6ठी कक्षा की धार्मिक कलाकृति से कहीं ज्यादा थी। हालांकि वांग बाओले को बिना किसी संदेह के ये भी पता था कि विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप ये 6ठी कक्षा के धार्मिक कलाकृति से बेहतर था। हालांकि अभी मेगाफोन 7वीं कक्षा का नहीं था और इसे अधिकतम 6ठी कक्षा का ही माना जा सकता था। इसके बाद जो हुआ वह कलाकृति आत्मा है। वांग बाओले की आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसने एक जेड बॉक्स उठाया जो उसके बगल में रखा था। जेड बॉक्स नीले रंग का था और छूने पर ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि इसे विशेष रूप से भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र बाघ जानवर की आत्मा जेड बॉक्स के भीतर बंद थी। जैसे ही वांग बाओले की साधना एकीकृत हुई, अचानक उसके कानों में बाघ की गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ में पागलपन और आक्रोश की भावना थी, साथ ही मुक्त होने की इच्छा भी थी। एक सच्चा श्वास क्षेत्र साधक जानवर आत्मा की नीरव दहाड़ को सुनकर डर से जकड़ जाएगा। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे इतने हिल जाते कि उनकी आत्माएं तबाह हो जाती और टुकड़ों में टूट जाती। हालांकि वांग बाओले के लिए, जो सीधा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच चुके थे, उनकी साधना आत्मा को दबाने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वे शांत रहे और उन्होंने जेड बॉक्स खोला, उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। बाघ की दहाड़ और भी तेज हो गई क्योंकि एक काला कोहरा सीधे बॉक्स से निकला, जिसने एक काले बाघ जानवर का रूप ले लिया। एक निर्दयी बादल जो प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे रहा था, वांग बाओले के चेहरे की ओर बढ़ा। हालांकि उसके पास पहुंचने से पहले वांग बाओले, जो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठे थे, ने ठंडी सांस ली। उनके शरीर में स्वर्गीय वज्र घूम गया और वांग बाओले की आंखों में बिजली की चमक इकट्ठी हो गई। तुरंत क्रूर बाघ जानवर कांप उठा, जिससे डर का भाव प्रकट हुआ। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाघ की आत्मा को पकड़ लिया, उसे मेगाफोन की ओर दबाया। जैसे ही उसने बाघ की आत्मा को मेगाफोन में दबाया, वांग बाओले ने तुरंत मेगाफोन पर शिलालेखों को संचालित करने के लिए अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय कर दिया। उसी समय आत्मा एकीकरण की प्रक्रिया के अनुसार उसने लगातार शिलालेखों को सक्रिय किया और साथ ही वह सभी सामग्री भी डाली जो उसने मेगाफोन में शामिल नहीं की थी, क्योंकि वह धार्मिक कलाकृति के शोधन के साथ आगे बढ़ रहा था। इस बार वह बाघ की आत्मा के साथ मिलकर इसे परिष्कृत कर रहा था। बाघ की आत्मा की दहाड़ लगातार गूंज रही थी, लेकिन वांग बाओले शांत रहे। उन्होंने शोधन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा। इस तरह बाघ की आत्मा की दहाड़ धीरे धीरे कमजोर हो गई। 3 दिन बीत गए और बाघ की आत्मा अंततः धार्मिक कलाकृति के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई। अंत में वांग बाओले के सामने आया मेगाफोन फिर से बदल गया लग रहा था। यह अभी भी लाल रंग का था, लेकिन एक प्रकाश किरण इसे घेरे हुए लग रही थी। अगर कोई करीब से देखे तो वह देख सकता था कि प्रकाश किरण एक क्रूर भ्रामक बाघ आत्मा की थी। धार्मिक आयुध की क्रूरता पहले अनुभव की गई क्रूरता से कहीं अधिक थी।
भले ही यह एक धार्मिक आयुध नहीं बन पाया, लेकिन यह एक हद तक 7वीं श्रेणी की धार्मिक कलाकृति थी। अगला कदम एक देवता की चेतना को आकर्षित करना होगा। वान बाओले अपने आंदोलन और प्रत्याशा को दबा नहीं सका क्योंकि उसने खुद को शांत करने के प्रयास में एक गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके 2 धार्मिक आयुध प्रकट हुए। उसने उन्हें दबाया और एक फ्यूग अवस्था में प्रवेश किया। जब वह फ्यूग अवस्था में था तो 2 सप्ताह एकांत में बीते। नया शहर पहले जैसा था, लेकिन चेन म्यू के लिए उसने जो सिंहपन्नी बिखेरी थी उन सभी को एक मालिक मिल गया था। गधे के मामले में यह विशेष रूप से सच था। चेन म्यू ने व्यक्तिगत रूप से इसकी देखभाल की थी और यह इतना पेटू था कि उसके शरीर में 30% सिंहपन्नी थे। इससे चेन म्यू को भी झटका लगा। हालांकि जब उसने गधे की दयनीय स्थिति के बारे में सोचा तो उसकी मुस्कान और भी क्रूर और ठंडी हो गई और उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक बेहद स्पष्ट रूप से चमक उठी। जल्द ही ये सब पूरा हो जाएगा। वान बाओले की समझ के अनुसार स्वर्गीय आह्वान का मतलब था किसी की चेतना को अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमने देना। वहां वे एक निश्चित सीमा तक शेष बची हुई ईश्वर चेतनाओं के समान हो सकते थे। उनके अस्तित्व को महसूस करने का यही एकमात्र तरीका था। जहां तक स्वर्गीय आह्वान के वास्तविक अर्थ की बात है, धार्मिक आयुध की मदद से फ्यूग अवस्था की प्रारंभिक प्रक्रिया को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय कोई अपनी आंखें बंद कर सकता है और अपनी खुद की साधना और परिचितता के स्तर के माध्यम से सभी दिशाओं में जा सकता है जैसे कि एक फ्यूग अवस्था में हो। हालांकि वान बाओले में साधना और कौशल दोनों की कमी थी, इसलिए अपने साथियों से आगे निकलने के बावजूद उसे अभी भी ईश्वरीय चेतना को महसूस करने के लिए एक महत्वपूर्ण के रूप में एक धार्मिक आयुध पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। इसके बावजूद वान बाओले की विधि असाधारण थी और इसमें धोखा शामिल था। ये संघ में अधिकांश धार्मिक आयुध गुरुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि थी। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपने प्रयासों से ईश्वरीय चेतना को महसूस कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसा कारनामा था जिसे शायद केवल वे ही कर सकते थे जो 9वीं कक्षा के धार्मिक आयुध बना सकते थे। अभी वान बाओले की चेतना उसके बगल में 2 धार्मिक आयुधों की मदद से पहले ही फैल चुकी थी और वह फ्यूग अवस्था में प्रवेश कर गया। ये पहली बार नहीं था जब वह फ्यूग अवस्था में आया था, लेकिन वान बाओले को हमेशा लगता था कि इस अवस्था में होना बेहद विचित्र है और इस बार भी ऐसा ही था। उसे लगा कि उसके विचारों की कोई सीमा नहीं है और वे इतने विशाल हैं कि वे मंगल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर सकते हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे भौतिक शरीर बेकार हो गया हो। शरीर से आत्मा का निकल जाना और उसका स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटकना किसी के लिए जीने का सबसे सुखद तरीका था। ये भावना इतनी प्रबल थी कि वान बाओले के मन में अपने शरीर को त्यागने का विचार आया। आखिरकार इस अवस्था में भौतिक शरीर एक जेल की तरह था और फ्यूग अवस्था में जाना जेल से आज़ादी में जाने जैसा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भौतिक शरीर पूरे संघ में सबसे सुंदर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। जैसे जैसे वान बाओले के मन में अपने शरीर को छोड़ने का विचार मजबूत होता गया, ये दूसरा विचार उसके दिमाग में आया और पिछले विचार से कई गुना अधिक मजबूत था। इसने सीधे पिछले विचार को बाहर धकेल दिया। बहुत स्पष्ट रूप से वान बाओले ने दर्पण टूटने की आवाज़ सुनी, साथ ही एक आक्रोशपूर्ण और गुस्से से भरी दहाड़ भी सुनी। वान बाओले को तुरंत लगा कि उसका परिवेश एक अलग अवस्था में बदल गया है। ऐसा लग रहा था कि जब वह फ्यूग अवस्था में आया तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटक रहा था। हालांकि वास्तव में कुछ उसके शरीर को घेरे हुए था, पिछली बार से कुछ अलग। एक अदृश्य अवरोध मौजूद था और यह एक बोतल की तरह था जो उसे अंदर से घेरे हुए था। अभी जैसे ही वह धीरे धीरे जागा और अपने भौतिक शरीर को छोड़ने के विचार को छोड़ दिया, उसके वातावरण में कहीं से भी दरारें दिखाई देने लगीं। दरारें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि वे तुरंत टूट गईं। ऐसा लगा जैसे वह बोतल जिसमें वह बंद था उसी क्षण टूटकर अलग हो गई। जिस क्षण वह टूटी, उसने अपने साथ एक आक्रोशपूर्ण चेतना लाई और तेजी से उसे नष्ट कर दिया। इससे वान बाओले सदमे से कांप उठे और वह अचानक फ्यूग अवस्था से बाहर आ गए। उनका शरीर, जो ध्यान की मुद्रा में था, जोर से कंपन करने लगा। उनकी आंखें संदेह से खुलीं। हालांकि संदेह की यह भावना तुरंत सदमे और भय में बदल गई और उनकी सांसें तेज हो गईं। ये ठीक नहीं है, अभी कुछ ठीक नहीं है। वान बाओले का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक उत्तर पर पहुंच गया क्योंकि उसे स्पष्ट विवरण के साथ याद आया कि जब वह फ्यूग अवस्था में आया था तो क्या हुआ था। जिस उत्तर पर वह पहुंचा उसने उसे भयभीत कर दिया और उसकी आंखों में भय और भी स्पष्ट हो गया। जब मैं अभी फ्यूग अवस्था में आया तो मुझे शायद किसी देवता की चेतना से बुरे इरादे मिले हों। इसने मेरी उपस्थिति को महसूस किया होगा और मेरी चेतना को बोतल में कैद करने के लिए किसी साधन का उपयोग कर रहा होगा। उसके बाद इसने मेरे विचारों को बाधित किया होगा और मेरे भौतिक शरीर को त्यागने के विचार को इंजेक्ट किया होगा। अगर मैंने वास्तव में ऐसा किया। वान बाओले ने कई गहरी सांसें लीं। गहरे में वह इसके परिणामों को जानता था।
इसका मतलब था कि जब वह अपनी आंखें खोलेगा तो वह अब वही व्यक्ति नहीं होगा। ये स्वर्गीय उद्बोधन खंड वास्तव में खतरनाक है। मैंने पहले इसके बारे में बहुत कम सोचा था। वांग बाओले चुप था। वह पिछली कुछ बार सफल रहा था, लेकिन इस बार वह स्वर्गीय उद्बोधन खंड के खतरों को समझता था। यह आमतौर पर प्रकट नहीं होता था, लेकिन एक बार जब यह प्रकट होता था तो इसका मतलब था बिना रक्त की आवश्यकता के मृत्यु। शुक्र है कि मैं अपने खूबसूरत भौतिक शरीर से अलग होने का सहन नहीं कर सकता। वांग बाओले ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने अभी सुनी गई आक्रोशपूर्ण दहाड़ के बारे में सोचा, वह भावनाओं से भर गया। उसने सोचा कि कैसे दूसरे पक्ष ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इसके द्वारा सफलतापूर्वक लुभाया नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वांग बाओले खुद भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तथ्य कि वे अवशिष्ट देव चेतना के लालच का विरोध कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वे संघ में खुद को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में देखने के अपने दृष्टिकोण में बहुत आश्वस्त थे। ऐसा लगता है कि मैं सहज रूप से ऐसा सोचता हूँ, और यह निश्चित रूप से सत्य भी है। मैं, वांग बाओले, संघ में सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ। इस विचार ने वांग बाओले को चौंका दिया, हालांकि वे अभी खतरे से जागे ही थे। हालांकि वे अक्सर कहते थे कि वे सुंदर हैं, फिर भी संघ में ऐसे लोग थे जो दिखने में उनके बराबर थे। हालांकि अभी उन्हें अचानक लगा कि कोई भी उनकी तुलना के योग्य नहीं है। भले ही कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा कर ले, वे जीत नहीं पाएंगे। कोई भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं संघ में सर्वश्रेष्ठ हूँ। वांग बाओले ने अपने मन में यह विचार दृढ़ होते ही खुद से कहा। उन्हें लगा कि यह अब दिखावे से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये स्वर्गीय आह्वान खंड में देव चेतना के लालच का विरोध करने से जुड़ा मुद्दा रह गया है। इसलिए उनके सभी प्रयास धार्मिक आयुध को परिष्कृत करने के उद्देश्य से थे। इस विचार के साथ वांग बाओले अपने विश्वासों में और भी दृढ़ हो गए। वास्तव में ऐसा करना सही था। ये स्वर्गीय उद्बोधन खंड में सबसे खतरनाक मुठभेड़ भी थी। एक फ्यूग अवस्था में जाना खुले समुद्र में बहने जैसा था, जिसमें किसी का विश्वास नाव के समान था। नाव के बिना, या अगर नाव मजबूत नहीं थी, तो नाव को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा या बहुत संभावित परिणाम के रूप में मृत्यु होगी। हालांकि दूसरों की मान्यताएं वांग बाओले से अलग थीं। सभी की अलग अलग मान्यताएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वांग बाओले जितना मोटा चमड़ी वाला नहीं था। अपनी मान्यताओं को पुख्ता करने के बाद वांग बाओले ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि फिलहाल फ्यूग अवस्था में न जाना ही उनके लिए सुरक्षित होगा। हालांकि उनकी मान्यताएं मजबूत थीं, लेकिन उन्होंने फ्यूग अवस्था में जाने के खतरों का भी अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने ईथर संप्रदाय के भगवान से इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे अध्ययन करने का फैसला किया कि कोई और समस्या उत्पन्न न हो। बस इसी तरह समय बीतता गया और 7 दिन तेजी से बीत गए। वांग बाओले पहले से ही लगभग 1 महीने से एकांत में थे। जानकारी पढ़ने और अपना शोध करने के बाद उन्हें अपने अगले स्वर्गीय आह्वान प्रयास के बारे में और भी अधिक विश्वास हो गया। इस दिन उन्होंने धार्मिक आयुध का उपयोग किया और अवशेष ईश्वर चेतना को खोजने के प्रयास में फ्यूग अवस्था में चले गए। हालांकि अचानक वांग बाओले को लगा मंगल ग्रह पर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान में, मूल रूप से खाली स्थान में अप्रत्याशित रूप से एक लाल कोहरा दिखाई दिया था। शुरू में कोहरा अभी भी कुछ दूरी पर था, लेकिन पलक झपकते ही इसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। यह विशेष रूप से वांग बाओले को निर्देशित नहीं किया गया था। इसके बजाय ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक गति से मंगल को ढक रहा था। जब वांग बाओले ने फ्यूग अवस्था में ये होते हुए देखा तो वह डर से कांप उठा। वह एक बार फिर फ्यूग अवस्था से बाहर आया और अपनी आंखें खोलीं, जो अब स्पष्ट रूप से भय से भरी हुई थीं। यह कोहरा, ये जाना पहचाना लगता है। जैसे ही वांग बाओले ने धीरे धीरे अपनी चेतना वापस पाए, एक कर्कश आवाज अचानक चेन म्यू के दिमाग में गूंज उठी, जो एकांत में था। बीज परिपक्व हो गया है और कठपुतली जल्द ही पूरी हो जाएगी। मैं मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और उसके अधीनस्थों को नियंत्रित करने के अपने वादे का भी सम्मान करूंगा। याद रखें, हमारा लक्ष्य वांग बाओले को मारना है। जैसे ही आवाज गूंजी, चेन म्यू ने अपनी आंखें खोल ली थीं, जो कि अत्यधिक उत्तेजना और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, जो कि बहुत स्पष्ट थी। जिस क्षण उसकी हत्या की मंशा इतनी प्रबल हो गई कि उसे अब और रोका नहीं जा सकता था, रक्त के रंग का कोहरा जो कभी दिखाई दिया था, उसने पूरे मंगल ग्रह को कपटपूर्ण तरीके से ढक लिया। इसका पैमाना पिछली बार से कहीं अधिक था। तुरंत यह अंतहीन जंगल में फैल गया। सक्रिय सरणी संरचनाएं थीं जो मुख्य और नए मंगल ग्रह के शहरों दोनों में रक्त के रंग के कोहरे को रोक सकती थीं, लेकिन अभी पूरा वातावरण रक्त के रंग के कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ था। यह कोहरा बेहद डरावना था। न केवल ये सभी स्पिरिट क्यूई को रोकने में सक्षम था, बल्कि यह सभी प्रकार के संचार को भी अवरुद्ध कर सकता था। अभी मंगल सरणी संरचना भी प्रभावित हुई थी और कोहरे का मुख्य लक्ष्य मुख्य मंगल ग्रह का शहर था। इसके परिणामस्वरूप मुख्य मंगल ग्रह के शहर के बाहर एक बहुत घना कोहरा मौजूद था। अस्पष्ट रूप से कई बंजर गांव भी दिखाई दे सकते थे।
इसने मंगल ग्रह के कॉलोनी गवर्नर और कंपनी के बीच बड़ी चिंता पैदा कर दी। जिस क्षण कोहरा दिखाई दिया, वे जल्दी से देखने के लिए चले गए। हालांकि यह इतना अचानक दिखाई दिया और इतने बड़े पैमाने पर था कि संचार भी प्रभावित हुआ। वे नए शहर की स्थिति पर नज़र नहीं डाल पाए। इसके अलावा वे नए शहर के बारे में समाचार प्राप्त नहीं कर सके। पूरी स्थिति ऐसी थी मानो वे धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे हों। इस समय नया शहर एक अलग शहर में बदल गया था। शहर के बाहर खून के रंग का कोहरा, साथ ही विचित्र सिसकियां नए शहर के सभी साधकों को भयभीत कर रही थीं। हालांकि जैसे जैसे प्रत्येक क्षेत्र के साधक घबराए और सतर्क हुए, चेनम्यू के स्वायत्त क्षेत्र में अचानक परिवर्तन दिखाई दिया। मालिक के शरीर में रहने वाला बीज जाग गया है। चेनम्यू अपने गुप्त कक्ष में खड़े हो गए, अपनी बाहें फैला दीं। उनकी आंखों में उत्साह और पागलपन की झलक दिखाई दी। उनकी आवाज़ उन सभी साधकों के दिमाग में गूंज रही थी जिन्हें परजीवी के लिए मेजबान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अभी रक्त के रंग का कोहरा पूरे मंगल ग्रह को ढंक रहा था, उसे ढंक रहा था और हर दरार को भर रहा था। मुख्य मंगल शहर के बाहर रक्त के रंग का कोहरा पहले से ही अत्यधिक सघन हो चुका था। इस परिवर्तन ने न केवल मंगल कॉलोनी के गवर्नर की चिंता बढ़ा दी, बल्कि फेडरेशन की भी चिंता बढ़ा दी, जो मंगल पर हो रहे परिवर्तनों पर बारीकी से नजर रख रहा था। फेडरेशन के अध्यक्ष डुआन मुके ने जल्दी से सांस ली। वह मंगल से संपर्क करना चाहता था, लेकिन संचार फिलहाल बंद था। हालांकि उनका मानना था कि मंगल पर इस परिवर्तन के कारण के बावजूद मंगल कॉलोनी के गवर्नर के पास इसे दबाने और हल करने का एक तरीका होगा। साथ ही उनका मानना था कि मंगल की परंपरा के आधार पर इस लक्ष्य को पूरा करना संभव था। वह और मंगल कॉलोनी के गवर्नर यह नहीं जानते थे कि इस बार रक्त के रंग के कोहरे का लक्ष्य मुख्य मंगल शहर नहीं, बल्कि नया शहर था। ये तथाकथित राज्य उपदेशक द्वारा बनाई गई वांग बाओले को मारने की साजिश थी, जो भूमिगत से काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ था और जो अपने हाथों से हत्या को अंजाम नहीं दे सकता था। भले ही वह हर बार रक्त के रंग का कोहरा दिखाई देने पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को समाप्त कर देता था, खासकर जब वह जिस क्षेत्र को कवर करता था वह इतना बड़ा था, वांग बाओले को मारने की उसकी इच्छा भी बहुत प्रबल थी। इसलिए चाहे उसे कितना भी देना पड़े, वह ऐसा करने को तैयार था। परिणामस्वरूप जबकि मुख्य शहर के बाहर रक्त के रंग का कोहरा अत्यधिक सघन था, यह नए शहर के आसपास के क्षेत्र के लिए और भी अधिक सघन था। इसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और अनगिनत साधकों में भय पैदा कर दिया। जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्होंने आकाश में केवल रक्त के रंग का कोहरा देखा। वे इसे पार करने में असमर्थ थे और केवल धुंध के मंथन के साथ आने वाली असंख्य विचित्र ध्वनि वाली चीखें सुन सकते थे। जब सभी लोग सदमे में थे, चेनम्यू की आवाज़ उन सभी साधकों के दिमाग में गूंज उठी जिन्हें परजीवी के लिए मेजबान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधक सभी जोर से कांप उठे। एक पल में उनकी निगाहें पहले की जीवंत अवस्था से बेजान हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है, क्योंकि वे वही क्रियाएं जारी रख रहे थे जो वे उस पल पहले कर रहे थे। उनके चेहरों पर नीली नसें साफ देखी जा सकती थीं। वे शायद नीली नसें नहीं थीं, बल्कि साधकों के शरीर में तेजी से रेंगने वाले किसी विचित्र जीव थे। उन जीवों ने साधकों की जीवन ऊर्जा, उनकी साधना को अवशोषित कर लिया था और उनका मांस निगल लिया था। जैसे ही वे जागे, उन्हें छोड़ दिया गया। जब वे अपने शरीर से बाहर निकले तो वे लाठी के रूप में दिखाई दिए। साधकों के शरीर मुरझाने लगे, तुरंत राख में बदल गए। उसके बाद जहां पहले उनके सिर थे, वहां से एक रक्त रंग का बीज निकला। जब रक्त रंग का बीज दिखाई दिया तो वह तुरंत तेज गति से आकाश में उड़ गया। उसी समय आसमान से परे खून के रंग का कोहरा पूरे इलाके को घेर रहा था और सूरज को रोक रहा था। शुरू में जो बदलाव हो रहे थे वे दूसरे इलाकों के लोगों की नज़र में आए होंगे, लेकिन जिस पल खून के रंग के बीज आसमान की ओर बढ़े, फांग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र में तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोटक लहर के साथ अनगिनत खून के रंग की चमकें थीं जो सीधे आसमान की ओर उठीं। ये खून के रंग की चमकें बीज नहीं बल्कि रोशनी की किरणें थीं। चेनम्यू के बगल में फांग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र के स्थान पर एक तेज धमाका हुआ, जो मूल रूप से एक सार्वजनिक चौक था। जमीन में तुरंत दरारें दिखाई दी और जैसे जैसे दरारें चौड़ी होती गईं, एक गहरी दरार बन गई। जैसे ही जमीन जोरदार धमाके के साथ धंसी, एक विशाल भूगर्भीय कब्रिस्तान तुरंत बन गया। भूगर्भीय कब्रिस्तान से खून के रंग की किरणें निकलीं। उसी समय अनगिनत खूंखार जानवर और लाशें अंदर से पागलों की तरह हंसते हुए बाहर निकल रही थीं और दहाड़ने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे सभी दिशाओं में फैलते गए, उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज़ को नष्ट कर दिया। चेनम्यू के अनुरोध पर काले वस्त्र पहने आदमी ने यह कब्रिस्तान बनाया था। इसका लक्ष्य अपने क्षेत्र में होने वाली मौतों को छुपाना था, साथ ही कठपुतली की उत्पत्ति को भी छुपाना था। साथ ही यह उन सभी संभावित मुद्दों को निर्देशित कर रहा था जो मामले की जांच के दौरान फैंग जिंग की ओर उठ सकते थे।
वेन हुआई के बजाय फैंग जिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि लियू दाओबिन द्वारा वेन हुआई पर अत्यधिक दबाव डालने के कारण सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। फैंग जिंग केवल वांग बाओले के आदेशों का पालन करते हुए और उनके द्वारा भेजे गए लोगों के साथ सहयोग करते हुए दिखाई दिए, जिससे चेन म्यू को कार्य करने का मौका मिला। वास्तव में फैंग जिंग बेहद लापरवाह था। इस समय उसकी योजना काम कर गई। जैसे ही भूगर्भीय विस्फोट हुआ, पूरे नए शहर की जमीन हिल गई, जिसने उसके स्वायत्त क्षेत्र में परजीवी मेजबान साधकों के साथ हो रहे विलक्षण परिवर्तन को पूरी तरह से ढक दिया। जैसे ही रक्त रंग की किरणें आकाश में उठी, इसने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों को भ्रमित कर दिया, जिनके अंदर परजीवी थे। उनका मांस और रक्त राख में बदल गया, जो आकाश में ऊपर उठ गया, सरणी गठन से गुजरते हुए और रक्त रंग के कोहरे के भीतर बीज में जमा हो गया। ये सभी परिवर्तन अचानक हुए। भूगर्भीय विस्फोट, परजीवी मेजबान साधकों की मृत्यु, रक्त रंग का बीज और प्रकाश किरण जो आकाश में उठी, सरणी गठन की अस्थिरता और क्षय। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संकेत मिले जो मेल नहीं खाते। फिर भी चारों ओर कोहरे के साथ सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल था। जब तक मामले को ठीक से संभाला नहीं जाता, तब तक भविष्य में इसकी जांच करना आसान नहीं होगा। इसलिए बिना किसी बाधा के एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद रक्त रंग की प्रकाश किरणें और रक्त रंग के बीज कोहरे में उड़े। आसमान में रक्त रंग का कोहरा लगातार घूम रहा था, जैसे कि कोई विशालकाय शहर पर हमला करने वाला हो। उसी समय गधे की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था और उसकी आंखें गंभीर अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। असंख्य सिंहपर्णी अभी प्रतिक्रिया कर रहे थे, गधे को खाली चूस रहे थे। हालांकि गधा कुछ अनोखा था, शायद इसलिए कि उसने छोटे लड़के की बांह को भूगर्भ में खा लिया था, लेकिन उसका शरीर राख में नहीं बदला। इसके बजाय जैसे ही उसके शरीर में बड़ी संख्या में बीज छोड़े गए, वे सीधे एक आश्चर्यजनक रूप से बड़े बीज में बदल गए। भले ही यह बीज भी रक्त रंग का था, लेकिन इसका रूप भयावह था। एक बार बनने के बाद यह आकाश में ऊपर उठा और एक बम की तरह सरणी गठन से गुजरा और सीधे रक्त रंग के कोहरे में जा गिरा। जैसे ही सारे रक्त रंग के बीज कोहरे में घुस गए और जैसे ही सरणी संरचना नष्ट हो गई, शहर के भीतर से असंख्य चीखें निकलीं। कोंग दाओ, लिन तियानहाओ, जिन डुओमिंग, वेन हुआई और कंपनी सभी हैरान रह गए। सहज रूप से वे जहां भी थे खुद को बचाने लगे। यह विशेष रूप से ली वान र के लिए था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने अपना ध्यान नहीं खोया। इसके बजाय उसने तुरंत आदेशों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें फैंग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र का समर्थन करना, साथ ही साथ कब्रिस्तान को सील करना शामिल था। अभी फैंग जिंग सदमे से स्तब्ध थी। हालांकि उसने ली यी के व्यवहार से अलग तरीके से प्रतिक्रिया की। इस समय उसकी आंखें लाल थीं और वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय एक पागल की तरह उसने मदद के आने का इंतजार करते हुए समय खरीदने की कोशिश में पूरी ताकत से कब्रिस्तान से बीस्ट टाइड का विरोध करने के लिए सभी को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाया। उसी समय उसने अपने दाव संरक्षकों को कब्रिस्तान को सील करने की कोशिश करने की अनुमति देने की पहल की। पलक झपकते ही पूरा शहर कड़ी मेहनत में लग गया। कई साधक फैंग जिंग के स्वायत्त क्षेत्र की ओर बढ़े और इस समय वांग बाओले भी अपने निवास से चले गए। वह बेहद गंभीर था, क्योंकि इस बार जो बदलाव हो रहे थे वे उसे अजीब लग रहे थे। जैसे ही वह नए कब्रिस्तानों के उद्भव को रोकने के लिए सरणी गठन के माध्यम से कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर परिवर्तनों का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, वांग बाओले अचानक हैरान रह गया। उसने अपना सिर घुमाया और आकाश की ओर देखा और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उस पल ये केवल वांग बाओले ही नहीं था, बल्कि पूरे शहर के सभी साधकों ने सामूहिक रूप से कुछ महसूस किया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, वे सभी सदमे से जकड़ गए। कई लोग तुरंत अवाक रह गए। ये है, हे भगवान, यह आखिर क्या है? सभी ने देखा कि कोहरे के मंथन के दौरान आसमान में एक बड़ी वस्तु की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। वह छाया कोहरे के भीतर से तेजी से हमला करती हुई दिख रही थी। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ कोहरे के हिंसक मंथन के बीच एक विशालकाय अजगर का सिर कोहरे से बाहर निकला, जिसकी आंखें डरावनी लग रही थीं, और वह सीधे शहर की व्यूह रचना से टकराया। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और व्यूह रचना 2 टुकड़ों में टूट गई। ऐसा लग रहा था कि वह अब और प्रभाव को झेलने में असमर्थ है, और जैसे ही टकराव हुआ, जानवर का पूरा शरीर साफ दिखाई देने लगा। यह एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा अजगर था। ये रक्त के रंग का था और कोहरे के साथ घुल मिल जाने में सक्षम लग रहा था। इसकी आंखों में पागलपन और निर्दयता की झलक दिख रही थी। जब इसे करीब से देखा गया तो कोई भी इसकी आंखों में उत्तेजना और क्रूरता देख सकता था। वह नज़र चेन म्यू की थी। भले ही चेन म्यू अब अपने गुप्त कक्ष में एकांत में था, लेकिन रक्त के रंग के बीजों के कोहरे में प्रवेश करते ही उसकी चेतना विशाल अजगर में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे विशाल अजगर में खींची जा रही हो और विशाल अजगर उसका दूसरा शरीर बन गया हो। इस भावना ने चेन म्यू को बहुत उत्तेजित कर दिया।
अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि काले वस्त्र वाला आदमी उससे झूठ नहीं बोल रहा था, वह इस कठपुतली पर नियंत्रण कर सकता था। कोहरे की उपस्थिति ने सभी तरह के संचार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे वह सभी को मारने का समय मिल गया जिन्हें वह चाहता था। अगर वह सिर्फ वान बाओले को मारता तो ये बहुत स्पष्ट होता और दुर्घटना जैसा नहीं लगता। इसलिए उसे अभी भी कोंग दाओ, लिन तियानहाओ और जिन डोमिंग को मारना था। उसने या तो वेन हुए या फैंग जिंग को मारने का फैसला किया और साथ ही ली वान र को भी। तुम सभी को मरना ही होगा। चेन म्यू को इसका एहसास नहीं था, लेकिन इस समय शायद इस तथ्य के कारण कि वह कठपुतली को नियंत्रित कर सकता था, उसका अहंकार बढ़ गया था। शायद वह ढोल के साथ इस तरह घुल मिल गया था कि वह घृणा जिसे वह पहले दबा सकता था कई गुना बढ़ गई, इस तरह कि वह उसके बंधनों से मुक्त हो गई और उसे पागल बना दिया। चेन म्यू के चेहरे पर यह पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी और यह इच्छा बेकाबू होने वाली थी। बदला लेने की आशंका और उसके द्वारा महसूस की जा रही असंख्य भावनाओं ने कठपुतली अजगर को, जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, अंधाधुंध रक्त लाल चमकने पर मजबूर कर दिया। सिद्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के स्तर पर साधना की एक लहर शुरू होने वाली थी। जैसे ही उसे छोड़ा गया, अजगर ने शहर के सुरक्षात्मक सरणी गठन पर फिर से हिंसक रूप से प्रहार किया। पलक झपकते ही उसकी खोपड़ी सरणी गठन की प्रकाश स्क्रीन से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और सरणी गठन जोरदार ढंग से कंपन करने लगा और भी अधिक फटने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह टूटने के कगार पर है और आगे के प्रभाव को झेलने में असमर्थ है। एक बार जब ये टूट गया तो यह कल्पना की जा सकती थी कि बाहरी वातावरण में रक्त के रंग का कोहरा शहर में घुस जाएगा। ये पूरे क्षेत्र को इस तरह से ढक लेगा जैसे कि यह इसे निगल रहा हो और नए शहर के अंदर सभी साधकों को घेर लेगा। परिणाम के लिए यह एक तबाही होगी। हालांकि अभी ये केवल अजगर ही नहीं था जो बाहर की सरणी संरचना से टकरा रहा था। शहर के अंदर फैंग जिंग के क्षेत्र में एक बीस्ट टाइड हो रहा था। शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह परेशानी के साथ नया शहर अराजकता में था। शुक्र है, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर फैंग जिंग ने स्वार्थी रूप से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। वह एक पागल भी बन रही थी। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट से हर व्यक्ति और हर संसाधन को सक्रिय करने के लिए कैटाकॉम्ब को बंद करने के प्रयास में अपना सब कुछ लगा रही थी। वह हार नहीं सकती थी, न ही अपने क्षेत्र में ऐसी अराजकता होने दे सकती थी। वह इसके परिणामों को सहन करने में सक्षम नहीं थी और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट भी इसमें शामिल हो जाएगा। वह अपनी नौकरी खो देगी। इन सब बातों ने फैंग जिंग को बहुत तनाव में डाल दिया। हालांकि उसने बहुत पहले ही सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। आसमान में अजगर स्पष्ट रूप से सरणी संरचना के साथ अपनी तीसरी टक्कर की योजना बना रहा था। जैसे ही जोरदार धमाका गूंजा, शहर के सभी साधक बेहद चिंतित हो गए। इसी समय वांग बाओले की आवाज टूटी हुई व्यू रचना के माध्यम से पूरे शहर में फैल गई। वेन हुआई, चेन म्यू, ली वान र, आप तीनों को फैंग जिंग का समर्थन करना है। आपके पास आधा घंटा है और परिणाम चाहे जो भी हो, आपको प्रलय को दबाना है। कोंग दाओ, जिन डोमिंग, लिन तियानहाओ, आप तीनों कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के सभी साधकों का नेतृत्व करेंगे और आवश्यक तैयारी करेंगे। आपका लक्ष्य व्यूह रचना के सुरक्षात्मक आवरण के बाहर मौजूद अजगर है। मैं अजगर को फिर से सील करने से पहले उसे लुभाने के लिए सुरक्षात्मक व्यूह रचना को खोलूंगा। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें जीतना ही होगा। राज्यपाल को पहले से ही इस बात की जानकारी है और वह यहाँ आने वाली हैं। वांग बाओले की आवाज़ शांत और बेहद आत्मविश्वासी थी। उनका आत्मविश्वास अब शहर के सभी साधकों को भी प्रेरित कर रहा था। हालांकि वास्तव में यह विश्वास राज्यपाल से नहीं आया था। हालांकि वांग बाओले ने सबसे पहले राज्यपाल को सूचित किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि कोहरा सभी संचार को बाधित कर रहा था और कोई संदेश नहीं भेजा जा सकता था। जहां तक वह सरणी संरचना की सुरक्षा कवच को खोलना चाहता था और अजगर को अंदर आने देना चाहता था, तो वह इसलिए था क्योंकि भले ही इसे खोला न जाए, अधिकतम 5 मिनट में सरणी संरचना टूट जाएगी। फिर न केवल अजगर अंदर घुस जाएगा, बल्कि बड़ी मात्रा में रक्त के रंग का कोहरा भी अंदर आ जाएगा। कोहरा आत्माओं को रोकता है और एक बार जब ये शहर भर जाता है तो शहर के सभी साधक तुरंत आम हो जाते हैं। जब अजगर मारना शुरू करता है तो स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं होता। इसलिए केवल सरणी संरचना को खोलकर और अजगर को अंदर आने देकर ही वह साधकों की विशाल संख्या का लाभ उठाकर लगातार समय खरीदने के लिए संसाधन खर्च कर सकता था। ये संकट को होने से रोकने और सही अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए था। यह कोई मुश्किल विकल्प नहीं था, लेकिन इसके लिए किसी को साहसी होने की आवश्यकता थी। आसन्न खतरे के सामने किसी की सहज प्रवृत्ति खतरे को रोकने की होगी। इसलिए जब वांग बाओले ने अपने आदेश भेजे तो वह चाहता था कि अन्य लोग उसके आत्मविश्वास से प्राप्त शांति को महसूस करें। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह सभी के लिए दृढ़ रहने के लिए एक सामूहिक चेतना बना सकता था। साथ ही वांग बाओले के पास बैकअप योजना के बिना नहीं था। आखिरकार यह उसका शहर था, उसका शाश्वत किला।
हालांकि नया शहर बहुत बड़ा था, इसलिए इसे शाश्वत किले में बदलने के लिए सक्रियण के लिए समय की आवश्यकता थी। अभी चूंकि यह सक्रियण की प्रक्रिया में था, इसलिए समय में देरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसकी शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज़ ने नए शहर के सभी चिंतित साधकों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने अनगिनत साधकों को शांत करने में कामयाबी हासिल की। डिप्टी सिटी लॉर्ड ली वान र जानती थी कि भले ही अब उसका काम कठिन था, लेकिन वान बाओले को जो मामले संभालने थे वे और भी चुनौतीपूर्ण थे। इसलिए उन दोनों ने काम को बांट लिया। लीवानर ने भूगर्भ कब्रिस्तानों को दबाने का काम संभाला, जबकि वान बाओले ने पूर्ण कोर संरचना क्षेत्र में अजगर का काम संभाला। बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था और लीवानर ने गहरी सांस लेने के बाद तुरंत कार्रवाई की। विन हुआई और लियू दाओबिन ने भी काम किया। भले ही चेन म्यू व्यक्तिगत रूप से नहीं आए, लेकिन उन्होंने दमन में शामिल होने के लिए लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपने सहायकों की व्यवस्था की। चूंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो योजना के बारे में जानता था, इसलिए लोगों का नेतृत्व करने वाले सहायकों ने दमन के अपने प्रयासों में ईमानदारी से व्यवहार किया। उसी समय कोंग दाओ ने भी तैयारी की। सेना से 3 कोर संरचना क्षेत्र साधक थे जो उनके पीछे चल रहे थे। जब वे कोंग दाओ की रक्षा कर रहे थे तो वे भी बेहद गंभीर दिख रहे थे। उनके पीछे हजारों फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक और कई और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र साधक इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, चाहे उनकी साधना का स्तर कुछ भी हो। भले ही यह सिर्फ एक मंत्र था, यह एकजुटता के माध्यम से एक सच्ची शक्ति बन सकता है। जिन डोमिंग और लिन त्यानहाओ ने भी कार्रवाई की और अपनी सारी ताकतें इकट्ठी कीं। वान बाओले की व्यवस्था के अनुसार लिन त्यानहाओ 4 दाव कॉलेजों के प्रभारी थे। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद वान बाओले, जो अपने घर की छत पर खड़े थे, ने अपना सिर उठाया और अजगर को देखा जो सरणी संरचना से टकरा रहा था। जैसे ही बहरा करने वाला धमाका गूंजा, सरणी संरचना में दरारें और भी अधिक स्पष्ट हो गईं। वान बाओले को पता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं पूरी ताकत से जा रहा हूं। वान बाओले ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। निर्णायक रूप से जैसे ही अजगर ने दहाड़ते हुए सरणी संरचना में फिर से धमाका किया, वान बाओले ने तुरंत अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय किया और सरणी संरचना की ओर इशारा किया। जिस क्षण उसने इशारा किया, पूरे न्यू मास क्षेत्र का सुरक्षात्मक सरणी संरचना पानी की लहर की तरह कुछ में बदल गया। तुरंत कई लहरें पैदा हुईं जो तेज गति से फैल गईं। जैसे ही अजगर दहाड़ते हुए टकराया, सरणी संरचना पर वह स्थान जिससे वह टकराया तुरंत एक भंवर में बदल गया, जो तेजी से चौड़ा हो गया जैसे कि एक नई गुहा बन गई हो। जिस क्षण गुहा दिखाई दी, जो कि वह क्षण था जब अजगर ने हमला किया, उसकी विशाल खोपड़ी सीधे सरणी संरचना की सुरक्षा में प्रवेश कर गई। वान बाओले की आंखों में एक चमक दिखाई दी क्योंकि उसने अजगर को सरणी संरचना के भीतर फंसाने का विचार त्याग दिया। यह बहुत खतरनाक था और यह बहुत संभावना थी कि अजगर के संघर्ष करने पर सरणी संरचना और भी तेजी से टूट जाएगी। अगर कोहरा न होता, वान बाओले ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस समय अजगर का शरीर अंदर घुस आया और साफ दिखाई देने लगा। उसका शरीर हजारों फीट लंबा और बहुत बड़ा था। वह अजगर से ज्यादा टैडपोल जैसा लग रहा था क्योंकि उसकी खोपड़ी उसके शरीर से काफी बड़ी थी। वह व्यू रचना में घुस गया और वान बाओले ने व्यू रचना को फिर से बंद कर दिया। कोंग दाओ, जिसने पहले से ही जरूरी तैयारियां कर ली थीं, ने उसकी आंखों में मारने का इरादा प्रकट किया और तुरंत कार्रवाई की। तुरंत कोंग दाओ के आसपास के ट्रू ब्रीथ रील और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रील साधकों ने अपनी धार्मिक कलाकृतियां निकाल लीं। एक साथ मंत्रों की किरणें आसमान की ओर उठीं। जैसे ही वे अजगर की ओर बढ़े, सेना से 3 कोर फॉर्मेशन रील साधक, साथ ही 4 दाव कॉलेजों और त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन से कोर फॉर्मेशन रील साधक, जो कुल मिलाकर 10 लोग थे, अजगर की ओर दौड़ पड़े। लिन त्यानहाओ और जिन डोमिंग ने भी कार्रवाई की। लिन त्यानहाओ के आदेश के तहत और सब कुछ तैयार होने के साथ 4 दाव कॉलेजों के साधकों ने भी हमला किया। वे दहाड़ रहे थे और वे इतने जोरदार थे कि ऐसा लग रहा था जैसे गड़गड़ाहट गूंज रही हो या लाखों तीर एक साथ चल रहे हों। ये खास तौर पर त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के युवा मास्टर जिन डोमिंग के लिए था, जो धार्मिक कलाकृतियों से लैस थे जिनमें उच्च मारक शक्ति थी। यह उनके अंगरक्षकों के लिए भी वैसा ही था। अभी उन्होंने जोरदार धमाके के साथ सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनका किला भी उनके नियंत्रण में आसमान में उठ गया। कीमत और आवश्यक स्पिरिट स्टोन की परवाह किए बिना उन्होंने एक साथ अजगर पर गोली चलाई। जिन डोमिंग को लगा कि नए शहर की सुरक्षा की रक्षा करना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आखिरकार अनुसंधान सुविधा ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी। उसने जो कुछ भी तैयार किया था वह अब तैयार था और वह अजगर के दिखने से अपने पिछले सभी प्रयासों को नकार नहीं सकता था। इस कमीने को मार डालो। जिन डोमिंग की आंखें लाल हो गई थीं। दहाड़ते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और अपने किले को नियंत्रित किया। जैसे ही किले ने हमला किया, उसने अजगर पर बेरहमी से हमला किया और उसे टक्कर मार दी। जैसे ही सभी ने अजगर पर हमला करने के लिए कार्रवाई की, अजगर की आंखों में चमक आ गई।
उसका विशालकाय सिर अचानक घूम गया और वह सभी दिशाओं से उस पर निर्देशित असंख्य मंत्रों से सभी प्रकाश किरणों की दिशा में दहाड़ने लगा। दहाड़ दहाड़ इतनी तेज थी कि यह किसी के कान के पर्दे को फाड़ सकती थी और उसे बहरा बना सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय वज्र ने जमीन पर प्रहार किया हो, जो किसी अलिखित नियम द्वारा शासित हो। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बल की तरह था जो जमीन पर टकराया। जैसे ही यह फटा, इसने तुरंत एक लहर बनाई जो इतनी तेजी से फैली कि इसने तुरंत पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, जो आने वाले मंत्रों से सीधे टकराया। जैसे ही तेज धमाका गूंजा, सच्चे श्वास क्षेत्र और नींव स्थापना क्षेत्र के साधकों की धार्मिक कलाकृतियों के माध्यम से जारी मंत्र तरंगों से टकराए और सभी दिशाओं में बिखर गए। ध्वनि तरंगों का बल कल्पना से परे था। पलक झपकते ही पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया और 10 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों से तुरंत संपर्क किया। वे 10 लोग शुरुआती चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक थे और उस पल वे सभी सदमे में थे। वे इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनकी साधना के स्तर में इतना अंतर था कि पीछे हटते ही उनके मुंह से लाल रंग का खून तुरंत निकल आया। जिन डोमिंग का किला भी जोरदार धमाके के बीच आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन चूंकि यह अच्छी गुणवत्ता का था, इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा सुरक्षित था और अभी भी अजगर का विरोध करना जारी रख सकता था। हालांकि यह अभी भी धीमा था। जिस क्षण इसने अजगर को मारा, अजगर की पूंछ टूट गई, जिससे किले पर उतरते ही तीखी आवाज हुई। एक बार फिर जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और किला अनगिनत बड़े धातु के टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही टुकड़े जमीन पर गिरे, बड़े बड़े छेद बन गए। इससे जिन डोमिंग, कोंग दाओ और लिन तियानहाओ सदमे में आ गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। 10 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक भी बहुत गंभीर हो गए और उनमें से कई ने उत्सुकता से बात की। इसकी साधना का स्तर और शारीरिक बनावट किसी ऐसे व्यक्ति के स्तर की है जो पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है। ऐसे शक्तिशाली प्राणी से केवल वही लड़ सकता है जिसकी साधना भी पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में हो। जिस क्षण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के कुछ साधक चिंतित होकर बोलने लगे, अजगर ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया। रोमांच और पागलपन के इस क्षण में चेन म्यू के इरादे में कुछ ऐसी भयानक ऊर्जा थी जिसने उसे अजगर को नियंत्रित करने के लिए उत्तेजित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तुरंत अजगर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के सामने आ गया और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें और पीछे हट सकें, अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और उन्हें पूरा निगल लिया। निगलने के बाद तीखी चीखें अचानक बंद हो गईं। हर जगह लाल रंग का खून बह रहा था और इस खूनी दृश्य ने सभी को इतना भयभीत कर दिया कि वे तेजी से कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि अजगर की गति इतनी तेज थी कि जैसे ही सभी पीछे हटे, वह बिजली की चमक की तरह फिर से आगे बढ़ गया। इसकी एक अवशिष्ट छवि दिखाई दी। जैसे ही वह जिन डोमिंग के सामने आया, उसे निगलना चाहता था। जिन डोमिंग सदमे से घबरा गया और इससे बचने में पूरी तरह असमर्थ था। ये देखकर कि उनकी आंखों के सामने तबाही होने वाली थी, उसके बगल में खड़े 2 दाव संरक्षक भी चिंता से पागल हो रहे थे। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन ने उन्हें कई एहसान दिए थे और उनके परिवारों में छोटे बड़े सभी का सावधानीपूर्वक ख्याल रखा था। वे समझ गए थे कि उनकी जिम्मेदारी जिन डोमिंग की रक्षा करना है। उस निर्णायक क्षण में वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। उनमें से एक ने जिन डोमिंग को पकड़ लिया और पीछे हट गया, जबकि दूसरे ने अपने दांत पीसते हुए अजगर के आते ही खुद को विस्फोट करने का फैसला किया। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने आकाश को हिलाकर रख दिया। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक के आत्म विस्फोट ने अजगर को भी तेजी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जोरदार धमाका सुनते ही जिन डोमिंग जाग गए और उनकी आंखें लाल हो गईं और वे दयनीय रूप से चिल्लाने लगे। अंकल ली! जिन डोमिंग की आवाज में पागलपन और दयनीयता का भाव था। अजगर के पीछे हटने और कुछ देर कांपने के बाद वह कोंग दाओ की ओर बढ़ा। हालांकि कोंग दाओ ने इसके लिए तैयारी कर ली थी, जबकि उसके बगल में मौजूद दाओ संरक्षकों ने भी इसका प्रतिरोध करने में अपना पूरा प्रयास किया और लिन तियानहाओ के साथ भी यही हुआ। हालांकि वे अभी भी अजगर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। टक्कर की जोरदार आवाज सुनाई दी और कोंग दाओ, लिन तियानहाओ, साथ ही उनके दाओ संरक्षकों ने अपने मुंह से ताज़ा लाल खून उगल दिया। उन्हें तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी प्रक्रिया में एक और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक को अजगर ने पूरा निगल लिया। अजगर के लिए जो कुछ भी हुआ वह महत्वहीन था। वह मुड़ा और फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने लिन तियानहाओ को निशाना बनाया और उसकी आंखों में घृणा और मारने का दृढ़ संकल्प था। लिन तियानहाओ, तुम वांग बाओले के गुलाम हो, मैं तुम्हें इस बार जरूर मार डालूंगा। चेन म्यू, जो अपने एकांत स्थान में अजगर को दूर से नियंत्रित कर रहा था, अब दिल खोलकर हंस रहा था। उसने अजगर को नियंत्रित किया और तुरंत लिन तियानहाओ के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और तुरंत एक शक्तिशाली चूषण बल प्रकट हुआ जो लिन तियानहाओ को निगलने वाला था। हालांकि उस समय लिन तियानहाओ की आंखों में पागलपन का भाव भी देखा गया। जैसे ही वह दहाड़ता है, उसने अपने गले में लटके जेड टोकन को खींच लिया जो उसके सिर से छिपा हुआ था और उसे जोर से दबाता है। जैसे ही उसे दबाया गया, जेड टोकन से एक चमकदार चमक उत्पन्न हुई। उस चमक में एक भ्रामक आकृति दिखाई दी और ये लिंग यू की आकृति थी, लिन तियानहाओ के पिता।
ये लिन यू द्वारा लिन तियानहाओ को उसकी मंगल यात्रा के लिए विशेष रूप से बनाया गया जीवन रक्षक आइटम था, खासकर उस संकट के बाद जब लिन तियानहाओ पहले गुफा में से गुजरा था। इसमें लिन यू की चेतना शामिल थी, जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी सारी शक्ति को प्रकट करते हुए एक मंत्र को सक्रिय कर सकती थी। ये वस्तु इतनी कीमती थी कि लिन यू जैसा कोई व्यक्ति भी इसे केवल एक बना सकता था। आखिरकार जेड टोकन की सामग्री पृथ्वी पर अद्वितीय और दुर्लभ थी। इसे लिन यू ने एक भाग्यशाली मुठभेड़ के माध्यम से प्राप्त किया था, और अब जब ये सक्रिय हो गया था तो आसपास के क्षेत्र में एक गहरा धमाका हुआ। भ्रामक लिन यू ने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक भ्रामक उड़ती हुई तलवार बनाई जो आगे की ओर कट गई। तलवार का वार आश्चर्यजनक और बेहद शानदार था। जहां भी यह काटा गया वह टूट गया। अजगर इतना हैरान था कि वह जल्दी से पीछे हट गया। प्रतिरोध करने के प्रयास में उसकी पूंछ तेज गति से मुड़ गई। जिस क्षण उसने संपर्क किया, अजगर की पूंछ में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिसमें लकड़ी के दाने दिखाई दिए और उसका बाकी शरीर पीछे की ओर चला गया। हालांकि जैसे ही वह पीछे हटा, कोंग दाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपना बायां हाथ अचानक उठाया, अपनी दाहिनी छोटी उंगली को मोड़ दिया। उसकी दाहिनी छोटी उंगली असली मांस और खून नहीं थी, बल्कि ऐसी सामग्री से बनी थी जो दिखने में असली जैसी थी। वास्तव में उसकी दाहिनी उंगली गायब थी और उसके दाहिने हाथ पर केवल 4 उंगलियां थीं। अपनी उंगली को मोड़ने के बाद कोंग दाओ ने उसे हिलाया और तुरंत उसमें से सूर्य जैसी चमक निकली, जिससे एक उग्र पक्षी बना जो अजगर की ओर बढ़ा। अपनी आभा के आधार पर दाहिनी उंगली 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध की तरह लग रही थी। यह कोई साधारण 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध था। 4 दाओ महाविद्यालयों के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अजगर की पूंछ पर लगी चोटों और उसकी हरकतों को देखा और अचानक जोर से चिल्ला उठे। इस जानवर में कोई जीवन नहीं है, यह एक कठपुतली है। इसके अलावा इसे नियंत्रित करने वाले में साधना और ज्ञान दोनों की कमी है। वे कठपुतली को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बजाय केवल कुछ समय के लिए ही उसकी शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, सभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक बाहर निकल आए। जिन डोमिंग और उनके साथियों की आंखें लाल हो गई थीं। जैसे ही जिन डोमिंग ने दहाड़ लगाए, उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया, एक युद्ध कुल्हाड़ी निकाली और उसे अपने बगल में खड़े कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक की ओर फेंका, जिसने उसे पकड़ लिया। युद्ध कुल्हाड़ी से निकलने वाली तेज आभा के कारण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक की सांसें तेज हो गईं, जो कि 8वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध था, और उसने हवा में अजगर पर भयंकर हमला किया। उसी समय जिन डोमिंग ने एक और धार्मिक आयुध तलवार निकाली, उसे अपने हाथ में लेकर दहाड़ते हुए अजगर पर वार किया। सभी के एक साथ मिलकर काम करने के बावजूद लिन तियानहाओ के हमले से घायल और पीछे हटता हुआ अजगर अभी भी बेहद मजबूत था। आखिरकार इसकी साधना का स्तर किसी ऐसे व्यक्ति के समान था जिसने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना को पूर्ण किया हो। अभी खतरे के बावजूद अजगर ने अभी भी हमला करना जारी रखा। इसके शरीर से रक्त के रंग के हिमकण बने जो सभी दिशाओं में बह गए। एक रक्त के रंग का तूफान बना जिसने हर दिशा को अवरुद्ध कर दिया और सीधे कोंग दाओ की टूटी हुई उंगली से टकराया। जब एक जोरदार धमाका हुआ, रक्त के रंग का तूफान अपनी प्रगति जारी रखने वाला था, तभी सभी प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों ने एक जादू की छवि बनाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते छोड़े जो आगे बढ़ गई। इसने रक्त के रंग के तूफान को नष्ट कर दिया और उसी समय 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को चलाने वाले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक ने कुल्हाड़ी को काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बदल दिया। जैसे ही बादल मंथन कर रहे थे, बल सीधे अजगर के सिर पर आ गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ अजगर का सिर फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में लकड़ी के दाने निकल आए। उसी समय जिन डोमिंग की तलवार उस पर झपटी और उसी स्थान पर गिरने वाली थी। उस क्षण अजगर की आंखों में अपमान की झलक दिखाई दी। उसका शरीर कांप उठा और उसकी चीखों से एक आश्चर्यजनक लहर बन गई। उस चीख ने सभी के मुंह से खून उगल दिया और वे पीछे हट गए। चीख में एक ऐसी शक्ति समाहित थी जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे, जिससे उनके शरीर सड़ने लगे और उनकी आत्माएं कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकलने वाली थीं। सभी को दूर भगाने के लिए चीख का इस्तेमाल करने के बाद अजगर पीछे हटने ही वाला था कि उसके घाव ठीक होने लगे। ये देखकर कि उनके पिछले प्रयास व्यर्थ होने वाले थे, लिन तियानहाओ क्रोधित हो गया। जिन डोमिंग की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, जबकि कोंग दाओ की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने अपनी 4 उंगलियों वाली दाहिनी मुट्ठी पकड़ ली। हालांकि ठीक उसी समय दूर से एक क्रूजर तेज गति से आया। यह इतना तेज था कि इसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और क्रूजर की गति का लाभ उठाते हुए एक आकृति और भी अधिक गति से उसमें से छलांग लगाती है, जिससे कई तरह की छवियां बनती हैं। दूर से देखने पर आकृति को विस्तार से नहीं देखा जा सकता था। जो देखा गया वह यह था कि व्यक्ति के छलांग लगाने के बाद उसमें से एक काला तूफान बना, जो एक काले मगरमच्छ में बदल गया, जो मानव के साथ एकीकृत होते हुए दहाड़ता था, जिससे मगरमच्छ द्वारा सांप को निगलने की चौंकाने वाली छवि बनती थी।
ये सीधे उन लोगों के पास से गुजरा जो चीख से पीछे हटने को मजबूर थे और सीधे अजगर की ओर चला गया। ये था वांग बाओले।